यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। जितनी भी थियरीज यूपी टेट में पूछी जाती हैं, सिलेबस में हैं, और कुछ थियरीज जो सिलेबस में नहीं हैं बट पूछी जा सकती हैं, उन सभी के सवाल आपके समक्ष लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। एक ही क्लास में ये खत्म करेंगे। कुछ 50 के आसपास सवाल हैं, 48 टू बी प्रिसाइज। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप इसको एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है और नहीं हुई है तो आप इसको रिवीजन की तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी साथ साथ करते रहेंगे। बात सही है कि नहीं है? चलिए आ जाइए। जिनका एग्जाम है, आई नो थोड़े से चिंतित हैं, बट मेरी पूरी कोशिश है खराब तबीयत के साथ भी कि जितना हो सके आपके सामने आया जाए। लिमिटेड सेशंस हों, लेकिन एटलीस्ट इतने 200-300 सवाल एटलीस्ट हो जाएं कि मोर देन एनफ हो जाएं चीज़ें, कि आप खुद से फिर जब ये अच्छा पीडीएफ जो है पुराने सेशंस की सारी ही अपलोड हो गई हैं टेलीग्राम पे, जाकर के आप चेक कर लेंगे। और वो फ्री हैं ऑफ कोर्स पीडीएफ सभी के लिए, तो उस चीज़ की चिंता आपको नहीं करनी है। करियरवेल ऐप पे आप किसी भी टीचिंग के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे जैसे जैसे आप आते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के लिए बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो पीडीएफ जो है आपकी, ये लेट्स लर्न स्क्वाड 8,80,000 से ज़्यादा लोग हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप किसी फेक चैनल से ना जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पे भरमार है ऐसे चैनल्स की, इवन यूट्यूब पे भी। तो लेट्स लर्न स्क्वाड ये आप सर्च करेंगे, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। जितनी भी महत्वपूर्ण थियरीज हैं आपकी जो सिलेबस में मेंशन्ड हैं, और कुछ जो मेंशन्ड नहीं है जिनका नाम फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो ये पीडीएफ आज की बहुत काम आने वाली है आपके रिवीजन के लिए। क्योंकि जब आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, इस सेशन के बाद ये पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगा। कल तक मैक्स टू मैक्स बाकी सारे पीडीएफ अपलोड हो गए हैं, तो वो ऑलरेडी आप जाकर के चेक कर लेंगे। बीच में टेलीग्राम बंद था इसलिए हम नहीं अपलोड करा पाए थे। चलिए समझते हैं कहानी और करेंगे डिस्कशन। आप लोग सभी तैयार हैं? थोड़ा लेट हैं, लतीफ़ हैं, वो सब चलता है, बट आप लोगों का क्वालिटी ऐसी रहती है कि आप लोग देखते हैं, जो है हेल्प होती है, मेरा मन लगता है, ये काम तो पसंद है ही। चलिए, तो ये क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगा रिवीजन में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ऐसे ही सारी स्लाइड्स को रखा है कि हिंदी वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख पाएँ उसको। क्वेश्चंस पे आएंगे अभी हम लोग, फ्रेश क्वेश्चंस रहेंगे थियरीज के, ठीक है। अभी इसके बाद मेरी कोशिश ये है कि वैसे तो मेरा जो वादा है आपसे एक और सेशन का था, बट मैंने सोचा है कि कोशिश करके 2 सेशन ले लूं, कि एक कल भी ले लूं एक सेशन जो एक कंप्लीट मैराथन है कुछ 50 एक सवाल की, और एक और सेशन नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में ले लूं। ये अभी सवाल है, इस पे आएंगे। उससे पहले अभी शौर्य पोल नहीं देना है, अभी कुछ थियरीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल एक छोटा सा टाइम लगा करके, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। क्या आपको पता है थॉर्नडाइक ने दिया है ट्रायल एंड एरर लर्निंग थियरी को, है ना, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। पैवलोव ने दिया है, आइवन पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, स्किनर, और इसको एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी बोलते हैं, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, और रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे, मैं बोलती जाऊंगी, बस आप याद रखिएगा। स्किनर्स, ये भी सवाल आएंगे सारे, एक एक थियरी पे सवाल है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंधन भी बोलते हैं। कोहलर का इंसाइटफुल लर्निंग है। ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको, रेयर है कि यूपी टेट में कोहलर से सवाल ना आया हो। कोहलर वही है जो चिंपैंजी, इंसाइटफुल लर्निंग है इनकी। और कोहलर और कोहलबर्ग में कई लोग जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। कोहलर और कोहलबर्ग में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सीधा सा एक तो फंडा ये है कि कोहलबर्ग से ज्यादा सवाल आपका यूपी टेट पूछता नहीं है, ना सिलेबस में है, लेकिन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से अगर आप जोड़ेंगे तो कोहलबर्ग सिलेबस में आ जाएगा। अदरवाइज मेंशन्ड नहीं है, तो कोहलबर्ग के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं यूपी टेट में। तो कोहलर को आप याद रखिएगा कि सुल्तान, जब आप कंफ्यूज हो जाएं अगर, क्योंकि जो लोग एंड में तैयारी कर रहे होंगे वो कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज तो जो पहले से तैयारी कर रहा है वो नहीं होगा कंफ्यूज। तो अगर आप कंफ्यूज होते हुए दिखें या पाएं अपने आप को, तो आप सोचिएगा कोहलर के चिंपैंजी के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है ना, चलिएगा। क्योंकि कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट से वैसे भी यूपी टेट में सवाल नहीं आते हैं, सिलेबस में भी गिवन नहीं है वो थियरी, बट यू नेवर नो, क्योंकि डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ तो है ही। तो जब आप कंफ्यूज हो कि ये कोहलर है कि कोहलबर्ग है, तो आप मान लेना कि ये कोहलर है। सिंपल चिंपैंजी सुल्तान पे जो एक्सपेरिमेंट था, इंसाइटफुल लर्निंग, सूज का सिद्धांत। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये आपको पता है, 4 स्टेजेस हैं। वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है। कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है। गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग है, जिसमें 8 लेवल्स हैं। फिर 9th थियरी है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। टॉलमैन का साइन लर्निंग है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। गुथरी का कॉन्टिग्यूटी की थियरी है, इस पे भी एक सवाल है। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी है, इसका सवाल मैंने हटा दिया क्योंकि जनरली देखने को नहीं मिलता है, बट आपको नाम पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेंसी की थियरी किसने दी है, व्रूम्स ने या व्रूम ने। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, अब्राहम मैस्लो।
अब ये मैस्लो की हायरार्की गिवन नहीं है सिलेबस में, बट मोटिवेशन गिवन है, तो अभिप्रेरणा दिया हुआ है सिलेबस में, तो उससे जुड़ी हुई फिर ये थियरी हो जाती है, तो इसलिए हम पढ़ के चलते हैं। बेंड्यूरास सोशल लर्निंग थियरी है एल्बर्ट बेंड्यूरा की, ये है। फ्रॉइड साइको सोशल थियरी यानी मनोसामाजिक, साइको सोशल नहीं, साइको एनालिटिकल, फ्रॉइड का मनो विश्लेषणवाद या मनोगत्यात्मक वाद यानी डायनेमिक, साइको डायनेमिक, साइकोसेक्सुअल, साइको एनालिटिकल, 3 नाम से इसको जानते हैं। हल्स ड्राइव रिडक्शन, क्लार्क हल का ये मोटिवेशन की ही थियरी है एक तरह से। ड्राइव का रिडक्शन कैसे होता है कि आपकी कोई नीड है, जैसे हंगर है, आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हैं और वो ड्राइव कम हो जाती है। एनीवे, तो ये कुछ 16 मुख्य सिद्धांत हैं जिन पे हमने बात की। अब हम सारी थियरीज के क्वेश्चंस करेंगे, ये हिंदी में भी गिवन है, पीडीएफ रख लेना और फिर ये चार्ट एक बार देख लेना, रिवीजन के काम आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट से, क्या कहता है सवाल आपका। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ हंग्री चाइल्ड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज, यानी एक भूखा बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे सकता या नहीं लगा सकता ध्यान अगर वो भूखा है तो। दिस स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, किस थियरी के द्वारा, कि एक बच्चा जो भूखा है उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं लगेगा। पहला ऑप्शन है आपके सामने पियाजे, दूसरा है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, तीसरा है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, फोर्थ ऑप्शन है वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल थियरी। देखिए थियरी के क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते यूपीटेट में, थोड़े से फैक्चुअल आते हैं। अब पेपर इतने साल बाद हो रहा है तो बात अलग है, बट मुझे तो लगता है कि पैटर्न ये लोग सेम ही फॉलो करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो पेपर कैसा भी आ जाए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बेकार में पैनिक मत होइएगा, मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा पैनिक होकर पेपर देने जाएंगे तो जो आता है वो भी गड़बड़ हो जाता है कई बार, फिर समझ रहे हो बात को। तो फटाफट से जवाब देंगे थर्ड ऑप्शन, 79% लोग। इसमें डाउट क्यों है, ये तो इतना आसान सवाल है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको कायदे में, बट इट्स ओके, है तो है, कर देते हैं क्लियर। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक चीज हमें, एक मिनट रुकना यार, ये केबल ठीक कर लूं मैं, कि एक चीज हमें यहाँ क्लियरली दिखती है। अगर हम देखते हैं, इतनी क्लास आज दिन भर में ले ली है, उसके बावजूद जो है केबल ही माइक की ठीक नहीं हुई है। हाँ, नाउ इट्स फाइन, देखना एक बार। तो थर्ड ऑप्शन 79% लोग कह रहे हैं, देखिए, जो कि सही भी है। भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, ईश्वर की भी याद नहीं आएगी अगर भूखे पेट हैं आप तो, है ना। तो वैसी ही बात है ये कि अगर बच्चा भूखा है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो वो पढ़ाई तो नहीं कर पाएगा या उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं लगेगा, है ना। कि अगर आप भूखे हैं या कई दिनों से सोए नहीं हैं तो उस केस में आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं लगेगा, आपको स्कूल में नींद आती रहेगी पूरे टाइम, है ना। तो इसका मतलब हमारी फिजियोलॉजिकल यानी कौन सी अवस्था, नीड्स, सर्वाइवल नीड्स, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, जो पहला स्तर है मैस्लो की हायरार्की में, खाना पीना सोना, ये सब क्या है, यानी स्लीप, हंगर, फूड, ये सब बेसिक हैं, शेल्टर, कि आपको ये चाहिए, ये नहीं है तो सर्वाइवल होना मुश्किल है, ठीक है। तो प्याजे नहीं, ये सिंपल मैस्लो की हायरार्की है नीड्स की, कि इसमें 5 लेवल्स की नीड है, ठीक है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, के ये पदानुक्रम मतलब सीढ़ी नुमा एक आकृति है जिसमें 5 लेवल हैं। एक लेवल की नीड जब पूरी होंगी तो दूसरे लेवल पे जाने के लिए मोटिवेट होगे, जब दूसरे की तो तीसरे पे जाने के लिए, और फिर फोर्थ और फिफ्थ पे जाने के लिए मोटिवेट होगे। तो ये इसी बेसिस पे मिड डे मील की जो स्कीम है आपकी, इंपॉर्टेंट बात ये है, उसको पीएम पोषण योजना बना दिया गया है। अभी इस पे आएंगे, ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है ना। इस पे अगर हम बात करें तो यहाँ एक चीज है सिंपल सी, कि आपकी जो पीएम पोषण योजना है, पीएम पोषण योजना, ठीक है, अगर हम देखें यहां पे तो ये 2021 में रीनेम किया गया, यानी नया नाम दिया गया इसको। पहले क्या था, 1995 में, 1995 से स्कीम चल रही है और इसका नाम क्या था, मिड डे मील, जिससे आप अवगत होंगे। आपने अगर आप किसी भी गांव के स्कूल में या इवन दिल्ली के भी सरकारी स्कूल्स में, एडेड स्कूल्स में, इसको 2021 में एडेड स्कूल्स के लिए भी कहा गया कि एक तो आप इसको कर दो बाल वाटिका से शुरू, यानी पहली क्लास की बजाय, और दूसरा इसको आप क्या कहते हैं कि एडेड स्कूल्स में भी। तो मिड डे मील, ये तो आपने सुना होगा मिड डे मील, ठीक है ना, कि एक फ्री मील मिलेगा बच्चों को स्कूल में, और जिससे कि उनकी, अगर बच्चा भूखे पेट आया है, कई बार अगर आप देखेंगे स्कूलों में स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे को एनरोल करा लिया, घर पे खाना नहीं है अगर ठीक से खाने को, तो वो इस बहाने कई बार स्कूल आ जाते हैं, जिसमें मिड डे मील
स्कीम का एक रीजन ये भी है कि एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, यानी नामांकन बढ़े स्कूल में, इसलिए भी इसको लगाया गया। दूसरा इससे क्या है, बच्चे को पोषण मिल पाएगा, एक मील तो कम से कम उसको मिल पाएगा, कुक्ड हॉट मील, ठीक, किसी दिन दलिया है, किसी दिन आलू पूरी है, किसी दिन कुछ और है। तो इस तरह से हर दिन का मिड डे मील की कई जगह पे गाड़ियां आती हैं, कई जगह पे बनता है, अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह से लागू होता है। तो मिड डे मील की जब हम बात कर रहे हैं तो 1995 में ये स्कीम शुरू हुई थी, और ये इसी थियोरी में इसका आधार मिलता है कि बच्चे की अगर फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही होंगी, शारीरिक आवश्यकताएं फुलफिल नहीं हो रही होंगी, अगर उसके पेट में खाना नहीं है, वो कहां से पढ़ाई के बारे में सोचेगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट लेवल की जो नीड है फिजियोलॉजिकल शारीरिक आवश्यकता, वही पूरी नहीं हो रही है। अभी हम उसमें पढ़ेंगे चार्ट में। तो 1995 में मिड डे मील स्कीम, 2021 में इसका नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया, जिसके तहत आप देखते हैं कि बच्चे को 8वीं क्लास तक क्या मिल रहा है, फ्री 1 मील इन स्कूल, एक मील स्कूल में फ्री मिलेगा। बात सही है कि नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। तो अब इस बात को, एक तो ये 2-3 बातें हमें ध्यान में आ गई हैं। दूसरा, जब आप हायरार्की ऑफ नीड्स देखते हैं तो ये बताता है कि कैसे मोटिवेशन व्यक्ति का एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे जाता है, तीसरे से चौथे पे जाता है, चौथे से 5वें पे, जो कि हाईएस्ट है ना। तो अगर हम देखें इसमें जो फिजियोलॉजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकता है, तो बच्चे को खाना नहीं मिला, इसका मतलब खाना देने की बात हो रही है, तो शारीरिक आवश्यकताएं पूरी करने की बात हो रही है, कि जिसमें फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप, सो पाए आप, ये बेसिक नीड्स हैं, ये फुलफिल होनी चाहिए पहले लेवल की, तभी आपको दूसरी लेवल की नीड्स याद आएंगी, जिसको हम सेफ्टी कह रहे हैं, कि शेर ना खा जाए आपको, कोई चाकू ना मार जाए आपको, है ना। जैसे अभी जो मुंबई में एक इंसिडेंट हुआ कि कोई व्यक्ति जो ट्रेन में गेट पे खड़ा था, और फिर उसकी सेफ्टी नीड्स ही पूरी तरह से वायलेट हो गई, है ना, ही लॉस्ट हिज लाइफ। तो ऐसी दुखद घटनाएं भी देश में जो है, जब आप न्यूज देखते हैं तो बहुत ही खतरनाक ऐसी चीजें आती हैं सामने कई बार कि आप इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे इसी का दूसरा एग्जांपल अगर मैं देखूं तो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है, जो कि 3rd लेवल की नीड है। अभी वो नाम मुझे याद भी नहीं है, शायद रिया गोयल और समथिंग जो भी नाम है, और अभी जो रिसेंट केस है तो उसमें पुणे का, तो आप देख रहे हैं उसमें लव एंड बिलोंगिंगनेस, जो वो दीदी हैं, वॉट जो भी वो लड़की है, उनकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, उन्होंने किसी की सेफ्टी नीड्स ही हटा दी, है ना, कि एक काम करो, सामने वाले की सेफ्टी नीड्स ही खत्म कर दो, आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो वो लड़के की बेचारे की लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स फुलफिल हो रही थी, और वो इतनी ज्यादा फुलफिल हो रही थी कि उन्होंने ये भी देखा कि सेफ्टी नीड्स वायलेट हो रही हैं, बार बार पैटर्न बन रहा है ना, या धक्का दिया जा रहा है, और वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड में बहुत ज्यादा खो गए। तो ऐसा होता है, बहुत दुखद है, जिस भी तरह की चीजें हैं। और क्रिमिनल का अगेन कोई जेंडर नहीं होता, क्राइम क्राइम ही होता है, और बहुत दुखद है ये। एनीवे, आते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस आपका 3rd लेवल पे है, कि जब आपको पता है कि खाना मिल गया है, आप सेफ हैं, कहीं से बम नहीं आके आपके ऊपर गिर जाएगा, फिर आपको प्यार मोहब्बत की याद आती है, यारी दोस्ती की याद आती है, फिर सेल्फ एस्टीम, आपको इज्जत चाहिए समाज में, सरकारी नौकरी चाहिए, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे 2% लोग भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं, कि मैं बना क्यों हूं, मुझे क्या करना है ना। तो ये एक बेसिक सी बात है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। केतन, हाँ एग्जैक्टली, केतन और रिया या जो भी नाम है, मतलब मुझे नाम याद नहीं है, मैं सोई नहीं हूँ एक्चुअली कल से, तो मेमोरी थोड़ी कम काम कर रही है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 लेवल्स हैं, जिसमें पहली जो मिड डे मील है वो फिजियोलॉजिकल नीड में ही आएगा, कि बच्चे को खाना एटलीस्ट मिलेगा। तो वो एक तो स्कूल आएगा रोज, उसकी अटेंडेंस रहेगी, एनरोलमेंट होगा, लोग नामांकन कराएंगे स्कूल में, और रेगुलरली आएंगे भी। और दूसरा यही कि बेसिक नीड फुलफिल होगी तो पढ़ने पे भी ध्यान लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन वाइगॉत्स्कीज थियरी व्हाट डज ZPD स्टैंड्स फॉर। अब क्योंकि अगर हम देखें तो जो यूपीटेट का पेपर है वो फैक्चुअल सवाल ज्यादा पूछता रहा है, तो वाइगॉत्स्की और पियाजे सिलेबस में तो हैं, बट सवाल देखिए किस तरह के आते हैं, क्योंकि ये टू द पॉइंट सवाल ज्यादा पूछते हैं यूपीटेट वाले जब थियरी की बात आती है। तो 97% लोग सही जवाब दे रहे हैं, तो इसमें चर्चा की कोई बात ही नहीं है। ZPD का सिंपल मतलब है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें भी कई लोग गलती कर देते हैं, इतने आसान सवाल में भी, ठीक है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट। देखो 4% लोग कर ही रहे हैं, इसमें भी गलती, 96% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं। जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट नहीं है, ये फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, प्राइमरी नहीं है, प्रॉक्सिमल है, संभावित विकास के यहां तक विकास हो सकता है जो बच्चा खुद से कर सकता है और जो बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है, जैसे कोचिंग की सहायता हो गई। इन दोनों के बीच का गैप है ZPD, ये वाला जो एरिया है दिस इज ZPD। ये एरिया है जो बच्चा खुद से कर सकता है अपने आप, स्वयं से, कैन डू अलोन, जो मान लीजिए 20 नंबर का आप खुद से कर सकते हैं। एक पॉइंट है जो आप कर ही नहीं सकते, जो आपकी पहुंच के ही बाहर है, कि अब आपसे कोई कहे कि 150 नंबर की तैयारी कर लो 7 दिन में, पॉसिबल नहीं है, आप 150 में से 140 नहीं ला पाएंगे सिर्फ 7 दिन की तैयारी से। समझ रहे हो बात को? तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है ना, तो ये आपके रीच के ही बाहर हो गया। लेकिन जो आप कर सकते हैं और जो किसी की मदद के साथ कर सकते हैं, गाइडेंस के साथ, इन दोनों के बीच को ही हम ZPD कहते हैं, है ना, कि जिस दायरे में आप किसी की हेल्प के साथ सीख सकते हैं, आपको हिंट मिल जाए, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम मिल जाए, क्यू मिल जाए, है ना, तो ये ZPD का दायरा है, जहां आप किसी की, जैसे आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं बशर्ते कोई पीछे साइकिल पकड़ ले और फिर आप धीरे धीरे चलाते रहें, और पीछे से कोई साइकिल छोड़ देगा जब आप खुद से चलाना सीख जाएंगे। जैसे आपकी मम्मी या आपके पापा जिन्होंने भी आपको कलरिंग सिखाई होगी बचपन में, तो वो एक काम करते होंगे कि इस गोले के आसपास अंदर कलर भर देते होंगे बाउंड्रीज पे, क्योंकि यहां आपको कलर करने में भी दिक्कत होती होगी, तो फिर आपके लिए बाकी कलर करना आसान हो जाता होगा, तो वो आपकी हेल्प कर रहे थे। ZPD है वो आपके लिए वो दायरा है जहां संभावना है कि आपका विकास हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग दे रहे थे वो आपको, टेम्परेरी मदद दे रहे थे। बात सही है? चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अब आपको पियाजे की स्टेजेस में मैच करना है एक से दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। फटाक से आप जवाब देंगे बिना समय लगाए, ज्यादा जल्दी से ज्यादा बिना समय लगाए आप आंसर करेंगे। मैच पियाजेज स्टेजेस विद देयर की फीचर्स। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म नहीं भाई, सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ए का तो थर्ड हो गया। ए का थर्ड कहाँ का है? ये सिंपल तरीका, ऐसे टाइम बचता है कि आपको पता है ए का थर्ड यहाँ तो नहीं है, तो ए का थर्ड जहां नहीं है वो हट गया ऑप्शन, एलिमिनेट कर दो ना। तो ए का तो यहाँ पे 1 दे रखा है, ए का 2 दे रखा है, जबकि आपको पता है कि संवेदी गामक वस्तु स्थायित्व यानी सेंसरी मोटर पहली स्टेज है, इसी में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज ईगो सेंट्रिज्म होता है, तो बी का सेकंड, ए का थर्ड, नहीं बी का, बट हमको फर्स्ट चाहिए, यहाँ पे बी का सेकंड दिया हुआ है तो ये भी हट गया, क्योंकि बी का सेकंड नहीं हो सकता, तो ए का थर्ड तो 2 जगह पे था, है ना। तो ये सिंपल आपका तरीका हो गया, और सी का हो गया अपना कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का हो गया कंजर्वेशन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। मूर्त संक्रियात्मक का संरक्षण, पूर्व संक्रियात्मक का अहम केंद्रितावाद, तो एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, जो कि कितने लोग दे रहे हैं? 64% लोग दे पा रहे हैं। ठीक है, जब ये कॉम्बिनेशन में आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं, अदरवाइज तो ये आसान सवाल था। ठीक है ना, ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। SPCF सेंसरी मोटर, जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव। ठीक है, ये आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है, ताकि आप रिवाइज जब कर रहे होंगे इस PDF से, ये आपकी कल सुबह ये वाली PDF भी डल जाएगी, बाकी डल गई हैं। अ टीचर, टेलीग्राम चैनल पे, अ टीचर, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टीचर गिव्स स्टार्स, अ टीचर गिव्स स्टार्स टू अ स्टूडेंट फॉर गुड वर्क। एक बच्चा अच्छा काम करता है तो टीचर उसको स्टार देती है, जैसे आपकी टीचर ने भी कभी ना कभी आपको स्टार्स दिए होंगे कॉपी में। टू इंक्रीज बिहेवियर, उस व्यवहार को बढ़ाने के लिए, कि आगे भी बच्चा अच्छा काम करे, इसके लिए क्या दिया है? स्टार दिया है टीचर ने, या वेरी गुड लिखा है, या गुड लिखा है, एक्सेलेंट लिखा है। ऐसा होता था ना, टीचर जब एक्सेलेंट लिख दे कॉपी में खुश हो जाते थे हम बचपन में। ठीक है ना, तो एक शिक्षक व्यवहार को बढ़ाने के लिए, अच्छे काम के लिए छात्र को स्टार देता है। यह किसका उदाहरण है? ये स्टार देना, ये गुड लिखना, ये वेरी गुड लिखना, ये एक्सेलेंट लिखना कॉपी में, किसका उदाहरण है? 95% लोग सही जवाब दे रहे हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उदाहरण है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ हटाया नहीं है। देखिए, व्यवहार बढ़ाने के लिए यहां पे लिखा है ना इंक्रीज बिहेवियर, बिहेवियर इंक्रीज ही होता है नेगेटिव में भी। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश। रीइंफोर्समेंट वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यवहार को बढ़ाने का ही काम किया जाएगा, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, याद रखिएगा, चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो। जब आपकी गाड़ी में सीट बेल्ट के लिए साइन बज रहा होता है या बजर बज रहा होता है, उस बजर को बंद हो जाए वो आवाज आनी, इसलिए आप सीट बेल्ट लगा लेते हैं। ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, कि आप का वो व्यवहार, कौन सा? सीट बेल्ट लगाने का व्यवहार बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन कुछ हटा करके, तो वो आवाज बंद हो जाएगी जैसे ही आप सीट बेल्ट लगा लेंगे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कब है? जब आपको स्टार दिया गया, गुड कहा गया, वेरी गुड कहा गया, शाबाश कहा गया,
तो कुछ ऐड किया गया है और व्यवहार बढ़ाने की बात हो रही है तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। कुछ हटाया गया है, वो शोर हटा है उस गाड़ी का सीट बेल्ट की वजह से जो हो रहा था कि आपने नहीं लगाई थी, वो शोर हटा है, लेकिन व्यवहार कौन सा बढ़ा है, आपका सीट बेल्ट लगाने का। तो दोनों ही केसेस में चाहे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, बिहेवियर हमेशा इंक्रीज होगा, ध्यान रखना ये बात। अगर उल्टा पूछ लेगा ना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला, तो कई लोग तो बेहोश हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का कि आपकी विंडो, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी खिड़की से बहुत तेज आवाज आ रही है और आपकी मदर आती है और वो खिड़की बंद कर देती है एकदम टाइट से कि अब आवाज नहीं आ रही है, तो उन्होंने कुछ हटाया। क्या हटाया, वो शोर हटाया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। व्यवहार आपका बढ़ा कौन सा, पढ़ाई करने वाला। समझ रहे हो? पनिशमेंट हमेशा व्यवहार को कम करने के लिए होती है, चाहे वो नेगेटिव पनिशमेंट हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे कुछ थप्पड़ ऐड करना हो चाहे कुछ छीन लेना हो बच्चे से, ये सब। और पनिशमेंट से आपको बचना है, रीइंफोर्समेंट फिर भी चलेगा। एक्सटिंक्शन होता है उसका किसी कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग में एक व्यवहार का कि बहुत बार घंटी बजी और खाना नहीं आया पावलोव के कुत्ते के सामने, तो वो विलुप्तिकरण हो जाएगा उस कंडीशनिंग का, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सटिंक्शन हो जाएगा। फिर बेल बजने पे एक टाइम के बाद कुत्ते के मुंह से लार नहीं आएगी। चलिए खैर, ये हुई बात, थर्ड ऑप्शन सही है यहाँ पे, ये आपको याद ही है। रीइंफोर्समेंट की बात ऑपरेंट कंडीशनिंग में करते हैं कि चूहे के सामने खाना आता है जब वो रिस्पॉन्स देता है बहुत सारे, और ये खाना आता है और ये उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है ना। ठीक है, देखिएगा, बहुत बढ़िया। तो ये एक बात हुई, खैर आगे बढ़ेंगे, ये आप रिवीजन के लिए आपको काम आ जाएगा। इसको आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग बोलते हैं। ये रीइंफोर्समेंट की बात आपकी स्किनर ही कर रहे हैं, अभी इसके बारे में और डिटेल आएगी, आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप जवाब दीजिए, पहले फ्लो बनाइए क्वेश्चन आंसर करने का। अभी तो फटाफट फटाफट 10-12 सवाल कर लो, फिर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द हाईएस्ट नीड इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स में आवश्यकता के पदानुक्रम में उच्चतम आवश्यकता कौन सी? अभी बात की थी हमने पांचों लेवल की। फटाफट से जवाब दो। 72% लोग कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल सही है। फिजियोलॉजिकल नीड्स पहला लेवल है, खाना पीना सोना शेल्टर, सेफ्टी है सेकंड, कि भाई आपको कोई गोली नहीं मारेगा, आपके बैंक में 2 रुपए हैं, है ना। एस्टीम नीड्स तो फोर्थ लेवल पे है, क्योंकि थर्ड पे है लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिफ्थ है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि भाई मैं हूं कौन, मैं किस लिए बना हूं, है ना। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि आप क्यों आए हैं दुनिया में, आपका हाईएस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है ना। फोर्थ ऑप्शन, यस। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी, अ हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन possesses which type of intelligence? हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन यानी वो म्यूजिशियन एक अत्यधिक कुशल संगीतकार, जैसे ए आर रहमान हो सकते हैं, इवन अलका याग्निक हो सकती हैं, अभी पद्म भूषण मिला उनको, है ना। लता मंगेशकर जी हो सकती हैं। तो इसमें सिंगर्स, प्रोड्यूस, जो कंपोजर्स हैं वो भी, है ना। आठ प्रकार की बुद्धि का टाइप है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। किसके अकॉर्डिंग? गार्डनर के अकॉर्डिंग। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस, क्योंकि म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं ना, या म्यूजिकल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, जो म्यूजिशियन में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा, म्यूजिक की धुनों को समझने का, उनको मोल्ड करने का, उनको प्रोड्यूस करने का। ठीक। स्पेशल इंटेलिजेंस कार्टोग्राफर या मैप बनाने वाले में, आर्किटेक्ट में पाई जाएगी। बॉडी काइंस्थेटिक आपका जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें पाई जाएगी। इंट्रापर्सनल फिलोसोफर में, जो खुद को समझते हैं अच्छे अच्छे से। इंटरपर्सनल जो लोगों को समझते हैं, जैसे टीचर्स हो गए या आपके थेरेपिस्ट वगैरह हो गए। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस का उदाहरण लता मंगेशकर जी हैं, जाकिर हुसैन हैं, तबला वादक अरिजीत सिंह हैं, अलका याग्निक की हमने अभी बात की, सोनू निगम। आप अपने अपने फेवरेट सिंगर कंपोजर जिनका नाम याद आता जाए आप करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड द बेल रिप्रेजेंट बिफोर द कंडीशनिंग वाज फुल्ली एस्टेब्लिश्ड। अब ये सवाल जिसने अच्छे से कर दिया, मैं मानूंगी कि आपकी तैयारी ठीक है ना, क्योंकि ये आपका सिलेबस में भी है और इस थियरी से क्वेश्चन आना चाहिए। बताइए। सेकेंड ऑप्शन 46% लोग कह रहे हैं और गलत है ये बिल्कुल।
बिफोर लिखा है, पढ़ा क्यों नहीं ध्यान से? बस हमारा ध्यान है सवाल जितने चाहे कर लें, कॉन्सेप्ट रहे तो रह जाए, ये गलत बात है ना? ऐसे ऐसे नहीं करना है। आप तो क्या कहूं अब, गुड बॉय नाइस गर्ल कहूं? देखो एक बार, गलत जवाब, सेकंड ऑप्शन गलत जवाब है। देखो एक बार, अब समझ लो इसमें गलती क्या की है आपने। इन पैवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग, पैवलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन है, प्रयोग में अनुबंधन पूर्ण रूप से स्थापित होने से पूर्व घंटी क्या दर्शाती थी? अनुबंधन पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ, दैट मींस कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है। बिफोर द कंडीशनिंग वाज फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, तो जब कंडीशनिंग होने से पहले बेल एनएस थी, घंटी न्यूट्रल थी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। बाद में यही न्यूट्रल कंडीशनड बन जाएगी, है ना? तो फोर्थ ऑप्शन, समझ गए? देखना कितने लोग देख रहे हैं, दे रहे हैं फोर्थ ऑप्शन, सिर्फ 22। देखो ये कंडीशनड, जो आप सेकंड बोल रहे हो, ये कंडीशनड रिस्पॉन्स तो हो ही नहीं सकता ना जवाब। समझो मेरी बात को, बात हो रही है बेल क्या थी, बेल क्या रिप्रेजेंट करती है, यानी घंटी, घंटी कोई रिस्पॉन्स है वो तो कंडीशनड स्टिमुलस है, उद्दीपक है। रिस्पॉन्स तो लार का आना है, स्लाइवा का आना है ना? रिस्पॉन्स थोड़ी हो सकती है घंटी। समझ नहीं रहे हो बात को? अनकंडीशनड स्टिमुलस वो तो फूड है, कि भाई जिसमें कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, नेचुरल स्टिमुलस है, ये तो प्राकृतिक है। अनानुबंधित अनुक्रिया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, स्लाइवा है। बेल पे ही स्लाइवा आने लग जाए तो वो कंडीशनड बन जाएगा। तो ये न्यूट्रल और कंडीशनड स्टिमुलस का उदाहरण है बेल जो है, क्योंकि अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है। कंडीशनिंग होते ही यही जो न्यूट्रल स्टिमुलस है एनएस, जो कि बेल है, यही कंडीशनड बन जाएगा, क्योंकि इसके ही माध्यम से कंडीशनिंग हुई है। आदत डल गई, अब सिर्फ बेल भी बजाओगे तो भी मुंह से लार कुत्ते के आ जाएगी। बात सही है? तो फोर्थ ऑप्शन यहां सही होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये 4 स्टेप्स हैं। एक है फूड, जिसको हम कहते हैं नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल मतलब या अनकंडीशनड स्टिमुलस, यूसीएस बोलते हैं इसको, है ना? अनकंडीशन मतलब ये नेचुरल है, खाने की खुशबू आए और मुंह से लार का आना एकदम अनकंडीशनड है, इसमें कोई कंडीशनिंग नहीं हुई है, इसमें कोई अनुबंधन नहीं हुआ है। ठीक है, तो यूसीएस से क्या आ रहा है? सेलिवेशन। सेलिवेशन क्या है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर आ रहा है ना? ये यहाँ पे आप देख रहे हो, या यूआर आ रहा है अगर हम कहें। फिर सेकेंड स्टेज में क्या है? घंटी बजी तो कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि घंटी का कोई एसोसिएशन नहीं है। भाई घंटी तो कुछ भी बजे खाने पे आएगा ना, लार तो खाने पे आएगी कुत्ते के मुंह से। फिर घंटी को जोड़ दिया गया खाने के साथ, कि घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया। ये इतनी बार हुआ कि ये दोनों चीजें इतनी बार हुई कि घंटी बजती खाना आता, घंटी बजती खाना आता, तो कुत्ते के मुंह से लार आती। अब खाना आने से पहले सिर्फ घंटी बजने पे ही मुंह से लार आ जाएगी। तो ये जो घंटी पहले न्यूट्रल स्टिमुलस थी, या आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी, या जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, ये एकदम न्यूट्रल थी, नेचुरल, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता था, जीरो प्रभाव था पहले घंटी बजने का। लेकिन जब बार बार ये दोनों चीजें साथ में हुई, घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, तो एक टाइम ऐसा आया जब सिर्फ घंटी बजी तो मुंह से लार आ गई, बिना खाने के भी। तो ये घंटी जो पहले एनएस थी, ये सीएस बन जाती है, ये कंडीशनड स्टिमुलस बन जाती है। स्टिमुलस कोई भी वो चीज जो आपको बाधित करे कोई भी प्रतिक्रिया देने पे। आप गली से निकल के जा रहे हैं और आपको गोलगप्पे की खुशबू आ रही है, अब ये खुशबू आपको बाधित कर रही है, मुंह से लार आपके आने लगी, है ना? आपका मन कर गया गोलगप्पे खाने का, है ना? जैसे मुझे अभी खाना खाने का टाइम नहीं था, क्लास के बाद मैं खाना खाऊंगी, लेकिन मैं किचन में चली गई एक ब्लैक कॉफी के लिए। तो अब उसके चलते क्या हुआ कि मुझे वो खुशबू ने इतना क्या कहें अपनी ओर, वो स्टिमुलस है, वो खुशबू मेरे लिए उद्दीपक का काम किया उसने, कि यार खाना खा लूं तो मजा ही आ जाएगा, वो खुशबू। तो मैंने कंट्रोल किया फिर अपने आप को कि इतनी साइकोलॉजी तो पढ़ ही ली है, ये तो कर ही सकते हैं, है ना? तो मैंने फिर एक चम्मच ली और सब्जी खा ली 2 चम्मच। पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाई, बट इतना ही किया, और फिर चुपचाप से अपनी कॉफी लेके आ गई कि अभी तो जगना है, पढ़ाना है, ठीक है, या डिस्कस करेंगे, अभी तो क्लास है। तो ये जो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, ये स्टिमुलस कोई भी वो चीज जो आपको प्रतिक्रिया देने पे बाधित करे, कि कोई आपको कुछ बुरा बोल रहा है तो वो आपसे प्रतिक्रिया चाह रहा है, वो स्टिमुलस दे रहा है आपको कि आप रिस्पॉन्स करें, ठीक है ना? तो ये सेलिब्रेशन रिस्पॉन्स है यहाँ पे। अनकंडीशनड क्यों नहीं है? वाई इट इज नॉट अनकंडीशनल? अभी आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं, डोंट वरी, टेंशन क्यों लेते हो? बिल्कुल नहीं घबराना है मुन्ना, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। एक तो ये माइक हमारा ठीक हो जाए तो आधी चीजें ठीक हो जाए, मतलब माइक तो ठीक ही है, ये बस केवल उलझी रहती है जीवन की तरह। देखिएगा एक बार, समझते हैं कि अनकंडीशनड क्यों नहीं। क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, देख लेते हैं 1 मिनट को।
अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस कैसे होगी? अनकंडीशनड स्टिमुलस सरकार वो है जिसको फूड कहते हैं। बिना कंडीशनिंग के भी फूड में वो ताकत है कि आपसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ जाएगा, नेचुरल रिस्पॉन्स, मुंह से लार आ जाएगी, इसलिए वो अनकंडीशनड है, उसमें कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। फूड देख करके मुंह से लार का आना, है ना। कोई कह रहा है विच वेजिटेबल वॉज इट? ये अभी हमारे घर में नया बनना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारी टीम में राहुल हैं और वो बिहार से हैं, तो चोखा बना था दाल के साथ, तो मैं वही खा के आई हूँ। मतलब हमारे लिए तो वो आलू की सब्जी ही है, हमने जैसे बचपन से खाई है, बट अभी हमने रिसेंटली सीखा है कि उसको चोखा कहते हैं। मतलब लिट्टी चोखा खाया है 1-2 बार, बट ऐसे घर में नहीं। एनीवे, तो वो सब छोड़ दो, आपका ध्यान जब देखो खाने पे ही रहता है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, 2 दिन बाद पेपर है, खाने पूरा ध्यान रहता है। यार ये 4 दिन बाद सारे माइक ऐसे ही हो जाते हैं, कोई नहीं, इसको करा देंगे। और हाँ, तो आप लोग ये कह रहे थे कि ये अनकंडीशनड क्यों नहीं? देखो, पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग जब हम बात कर रहे हैं, तो स्टिमुलस की जब आप बात करते हो, तो स्टिमुलस जो है इसको एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। ध्यान से सुनना, इसको क्या कहते हैं? एसएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। किसको? क्लासिकल कंडीशनिंग को, जिसको पैवलव की शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। अब देखना, ये आपकी बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जो मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि आपने जैसे जवाब दी मुझे पता लग गया कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई की है और कहाँ से की है। क्लासिकल कंडीशनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की जब हम बात कर रहे हैं, इसको आप शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। शास्त्रीय लिख दे रही हूँ, अनुबंधन आप खुद समझ लेना, ठीक है जी। ठीक, अब इसको और क्या कहते हैं? रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हो रही है यहाँ पे, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। कि कुत्ते के मुंह से जो लार आ रही थी उसकी कंडीशनिंग हो रही है। कैसे? पहले वो खाने को देख करके आ रही थी, बाद में वो बैल को देख करके, बैल को सुन करके आ रही है। तो एक स्टिमुलस जो कि नेचुरल होगा, अनकंडीशनड होगा, कि फूड जो कि नेचुरल है, अनकंडीशनड है, यानी कंडीशनिंग नहीं की जरूरत नहीं है। फूड की खुशबू से लार आने के लिए कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है, वो बायोलॉजिकल है, बाय डिफॉल्ट आएगा। तो ये नेचुरल स्टिमुलस था। तो एक स्टिमुलस था फूड, जिसके स्टिमुलस समझ गए, कोई भी उद्दीपक, कोई भी चीज जो आपको प्रतिक्रिया देने पे बाधित करे। तो खुशबू जो है खाने की, वो फूड की जो खुशबू है, वो स्टिमुलस है, उद्दीपक है, जो आपको एक रिस्पॉन्स देगा। आपके मुंह से रिस्पॉन्स आएगा लार का, सेलिवेशन का, समझ रहे हो। तो फूड जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है या अनकंडीशनड स्टिमुलस है, इसके लिए कंडीशनिंग की 0 जरूरत है। फूड से तो नेचुरली आ जाएगा जो रिस्पॉन्स है, उसके लिए कंडीशनिंग की जरूरत नहीं। कंडीशनिंग तब होगी जब आदत डलवाई है आपने 2 चीजों को एक साथ जोड़ के। तो यहां पे एक एस तो है फूड, दूसरा एस क्या है? बैल। इस बैल को जोड़ा गया है इस फूड के साथ, वो वाला बैल नहीं है, गाय बैल वाला, समझ रहे हो बात को। तो फूड को जब जोड़ा गया किसके साथ? बैल के साथ। ये बैल भी स्टिमुलस है, एक उद्दीपक है। घंटी बजेगी, मुंह से लार आएगी, लेकिन शुरू में नहीं आ रही थी। ये घंटी जो कि अभी पहले क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है, एनएस है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जब शुरू में घंटी बजी होगी, कुत्ते के मुंह से लार आई होगी, कुत्ते को फर्क भी नहीं पड़ता, जब तक खाना नहीं आया लार नहीं आई होगी। लेकिन जब घंटी बजती है खाना आता है, घंटी बजती है खाना आता है, यानी ये 2 स्टिमुलस को एक साथ जोड़ दिया गया है। घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया। इस बार घंटी बजी खाना नहीं भी आया तो भी मुंह से लार आ गई, समझ रहे हो। तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस था पहले, या न्यूट्रल था, 0 जिसका प्रभाव था। ये ऐसा उद्दीपक था जिसका कोई प्रभाव नहीं था, इसको आप आर्टिफिशियल भी कह लो। ये बाद में जाकर के जब कंडीशनिंग हो जाएगी, बिफोर कंडीशनिंग ये न्यूट्रल है, आर्टिफिशियल है। जैसे ही कंडीशनिंग हो जाएगी तो ये CS बन जाएगा, कंडीशनड स्टिमुलस बन जाएगा। ये फूड तो UCS ही रहेगा, ठीक है ना। फूड तो नेचुरल है। आ गया समझ? कोई दिक्कत? कंडीशनिंग एक प्रोसेस है जिसके अनुबंधन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आपको आदत डलवाई जा रही है। मैं आपको कहूं ठंडा मतलब, तो आप पीछे से चिल्ला के बोलोगे घर में कोको कोला। क्या है ये? कंडीशनिंग हुई है ना। तो कंडीशनिंग मतलब एक आदत डलवाई गई है आपको, ठीक है। सुधांशु कह रहे हैं कि माई सेंटर हैज गॉन टू अंडमान एंड निकोबार। चले जाओ, कोई साथी संगी ले जाओ, जाओ पिकनिक मना के आओ आप। मैं खैर ये तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, बट ऐसे कैसे, ये कोई सेंटर देने की जगह है? अंडमान निकोबार यूपी डेट का सेंटर कब से जाने लगा? यूपी डेट का तो यूपी डेट में ही होगा। क्या खा लिया भाई? चलो आ जाओ इधर। तो अब बात क्लियर हो गई यहाँ पे।
तो ये फूड जो है, जो कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है, वो बाद में कंडीशनड, बाद में ये तो नेचुरली रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, फूड तो फूड ही है ना। कंडीशनिंग तो किस पे हुई है? बेल पे, रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग हुई है कि वो जो यूसीआर था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था, पहले फूड पे जो आता था, अब वो सीआर बन गया। ये रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग है, इसीलिए रिस्पॉन्डेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। बात सही है, क्लियर है? तो इसको कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं कह सकते, क्योंकि अनकंडीशनड तो फूड है, ये तो न्यूट्रल था, आर्टिफिशियल था, जो बाद में कंडीशनड बन जाएगा, इसलिए स्लैश करके सीएस भी लिखा हुआ है। समझ गए? कंडीशनड रिस्पॉन्स तो वही स्लाइवा का आना है। देखिए, कंडीशनड रिस्पॉन्स और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स सेम ही है, क्योंकि आना स्लाइवा ही है, रिस्पॉन्स तो सेम ही है, बस दूसरे स्टिमुलस से आ रहा है। पहले फूड से आ रहा था, अब सिर्फ घंटी से भी आ जाता है। समझ गए? चलिए, होपफुली समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे। तो ये बिफोर पूछा था, इतना ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, विच, ये हल्का सा सवाल कर लो, बहुत सर में दर्द हो गया होगा। विच एनिमल डिड थॉर्नडाइक यूज इन हिज फेमस पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट? थॉर्नडाइक का एक प्रसिद्ध बॉक्स, पहेली बॉक्स, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट है। किस जानवर का उपयोग इस पजल बॉक्स में किया गया था, जिसपे उन्होंने थियोरी दी है ट्रायल एंड एरर की, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। 75% लोग एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यार, इसमें क्यों कंफ्यूज हो आप? ये तो आसान सा सवाल है। कैट, 25% लोग क्यों गलत जवाब दे रहे हैं? थॉर्नडाइक की बिल्ली है, सिंपल बात है, बिल्ली पे प्रयोग किया है उन्होंने। पजल बॉक्स में बिल्ली होती है, वो लिवर प्रेस करती है, रैंडमली एक्सपेरिमेंट्स करती है ना, और रैंडम रिस्पॉन्सेज देती है। ट्रायल एंड एरर तभी बोल रहे हैं कि वो ट्राई कर रही है, गलतियां हो रही हैं, ट्राई कर रही है, गलतियां हो रही हैं, फिर एक टाइम पे वो बाहर आ जाती है, फिर अगली बार कम गलतियां होंगी, कि हम करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, वो वाली जो बात है कि जितना आप अभ्यास करते हैं उतनी आपकी गलतियां कम होती जाती हैं। ये कह रही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, कनेक्शनिज्म, संबंधवाद का सिद्धांत दिया है इन्होंने कि, और स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात भी यही कर रहे हैं। यूपीटेट में पूछा जा चुका है कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड किसने दिया है, तो यही थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स दिया है। कि स्टिमुलस क्या है इस कैट के लिए? पजल बॉक्स के बाहर वो फिश है रखी हुई, जिसकी खुशबू उसके लिए स्टिमुलस का, उद्दीपक का काम कर रही है, और अंदर कैट जो है इस पजल बॉक्स में रिस्पॉन्सेज रैंडम दे रही है, और सही रिस्पॉन्स देगी इस स्टिमुलस के प्रति तो खाना मिल जाएगा। ठीक है। चूहा या रेट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये स्किनर का एक्सपेरिमेंट ही है, या एक्सपेरिमेंट किया है स्किनर ने। कुत्ता या डॉग की जब हम बात कर रहे हैं तो पेवलव, और डॉग भी मल्टीपल टाइप के थे, कोई एक नाम नहीं है उसके लिए। चिंपैंजी जो है वो सुल्तान है, जो कि एक फेमस चिंपैंजी है, एप है, और ये किसने एक्सपेरिमेंट किया है? कोहलर ने, है ना, कोहलर ने। इनसाइटफुल लर्निंग, सूज का सिद्धांत, मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, ये चिंपैंजी के केस में हुआ था, है ना, क्योंकि चिंपैंजीज को हमारा क्लोजेस्ट कजन कहा जाता है, कि हमारा डीएनए और उनका डीएनए काफी हद तक मैच करता है, तो वो थोड़े से और ज्यादा इंसाइट है उनका, मेंटली ज्यादा एडवांस्ड है वो कंपैरेटिवली। अगर हम कैट की बात करें तो उनको उतने रैंडम रिस्पॉन्सेज की जरूरत नहीं है। एनीवे, और क्रिएटिविटी की भी बात करते हैं, गेस्टाल्टवाद, चिंपैंजी, ये सब समझ गए। अब कैट का तो कहानी क्लियर है ना, ये थॉर्नडाइक, डॉग पेवलव, रेट स्किनर, और इवन पिजन यानी कबूतर भी स्किनर, चिंपैंजी जो है वो कोहलर, रे सुल्तान से याद रख लेना। थॉर्नडाइक का ये एक्सपेरिमेंट है पजल बॉक्स वाला, जिसमें ट्रायल, रैंडम ट्रायल करती है, प्रयास करती है बिल्ली, और एक समय के बाद बाहर आ जाती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड दिया है इन्होंने। स्टिमुलस है ये बाहर रखी हुई फिश, जिसकी खुशबू उत्तेजित कर रही है, उद्दीपक का काम कर रही है, बिल्ली रिस्पॉन्स दे रही है इस खुशबू की वजह से, क्योंकि उसको खाना है खाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जितना आप प्रयास करते हैं उतनी गलतियां कम होती जाती हैं। ये ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत यही बताता है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। 3 मुख्य सिद्धांत भी हैं इनके, उस पर भी आएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड स्कीमा आर की टर्म्स एसोसिएटेड विद, यानी आत्मसातीकरण, समायोजन और स्कीमा को स्कीमा ही कहेंगे हिंदी में भी, किस एक थियोरी से या की टर्म्स एसोसिएटेड हैं, किस व्यक्ति से, बताइए। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 79% लोग। चलिए, ये तो आसान ही सवाल है, जीन पियाजे, ऑफ कोर्स स्कीमा की, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन की बात यही करते हैं। ठीक है, क्लियर है। एल्बर्ट बेंड्यूरा अभी आएंगे, मैं पहले से नहीं बता रही हूँ। अब्राहम मैस्लो आप पढ़ ही चुके हो अभी, हायरार्की ऑफ नीड्स, है ना, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको भी थोड़ा सा जोर पड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, द टर्म स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स, शैक्षिक मनोविज्ञान में पाड़ या मचान या ढांचा का क्या अर्थ है?
बताइए स्कैप फोल्डिंग का प्रयोग किया है, ब्रूनर ने बेसिकली स्कैप फोल्डिंग दिया है, जेरोम ब्रूनर, जो आइकॉनिक और सिंबॉलिक और एनएक्टिव लर्निंग की जो हम लास्ट क्लास में बात की थी। और स्कैप फोल्डिंग को प्रयोग जो किया है फेमसली वो आपको पता है वाइगॉत्स्की ने अपनी थियरी में किया है। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प। पहाड़ या मचान जैसे आप पेंट करते हुए आपने किसी बिल्डिंग पे देखा होगा लोगों को, तो वो एक पहाड़ का इस्तेमाल करते हैं, या बिल्डिंग बनती है तो प्लास्टर करने में भी पहाड़ का इस्तेमाल होता है ना। ढांचा है एक वो प्रॉपर लकड़ी वाला, वो टेम्परेरी हेल्प के लिए कि जब तक पेंट नहीं हो रहा तब तक वो हेल्प करेगा, फिर वो ढांचा हट जाता है, पेंट हो गया, बात खत्म। जैसे साइकिल जब आप चलाना सीख रहे होते हैं एक व्यक्ति तब तक पीछे से पकड़ता है जब तक आप खुद से नहीं चलाना सीख जाते। ठीक है, तो ये जो स्कैप फोल्डिंग टर्म है ये परमानेंट लर्निंग नहीं है, ये पनिशमेंट नहीं है, टेम्परेरी सपोर्ट है। वो जो पहाड़ या मचान है वो टेम्परेरी सपोर्ट है, जैसे ये लाइव क्लास आपके लिए टेम्परेरी सपोर्ट है, आप खुद से करना सीख जाएंगे, पेपर आपको खुद ही दे के आना है। ठीक है ना, तो ये टेम्परेरी सपोर्ट है, शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया अस्थायी सहयोग, यानी हिंट दे दी कोई बीच में, कहीं प्रॉब्लम में अटक रहा था कोई स्टेप सॉल्व कर दिया, है ना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम बोलते हैं जिसको, कोई क्यू दे दिया, कोई क्वेश्चन हाफ सॉल्व कर दिया, कोई क्यू दे दिया, हिंट दे दिया। रटकर याद करना नहीं, ये रोट मेमोराइजेशन संबंधित नहीं है, तो ये वाइगॉत्स्की अपनी थियरी में इसको भरपूर यूज करते हैं। 92% लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल, देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट वंस टीचेस अ चाइल्ड टू अवॉइड इट इन द फ्यूचर विदाउट रिपीटेड ट्रायल्स, दिस वन ट्रायल लर्निंग प्रिंसिपल बिलोंग्स टू। अब ये थियरी आपको, क्योंकि हमें कुछ थियरी ऐसी भी करनी है जो डायरेक्टली दिखे या आ जाए, नहीं आ जाए, क्योंकि आसपास हैं सिलेबस के। फटाफट से जवाब देंगे आप लोग। 43% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं, जो कि गलत है। मतलब 43% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, जो कि गलत है। अब बताओ क्या होगा। थॉर्नडाइक नहीं है इसका जवाब, वन ट्रायल है ये। थॉर्नडाइक की थ्योरी में वन ट्रायल की बात नहीं हुई है, मल्टीपल ट्रायल की बात हुई है, मात्र ट्रायल एंड एरर की बात हुई है। त्रुटि एवं प्रयास, प्रयास करो त्रुटि होगी, प्रयास किया बिल्ली ने, गलतियां हुई, नहीं खुल रहा लिवर, फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया, रैंडम रिस्पॉन्सेज देते देते बिल्ली एक बार बाहर आ जाती है और फिर अगली बार फिर से प्रयास करती है, लेकिन इस बार पहले से कम प्रयासों में बाहर आ जाती है। तो ये तो मल्टीपल प्रयास की बात होती है, मल्टीपल ट्रायल्स हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थियोरी में। नहीं तो ट्रायल ही होता ना, उसका नाम बस एरर क्यों होता। तो ये ट्रायल एंड एरर की बात नहीं हो रही है, ये वन ट्रायल की बात हो रही है। वन ट्रायल लर्निंग कहां पे हो सकती है। अब आप सही कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट वंस टीचेस अ चाइल्ड टू अवॉइड इट, एक बच्चे ने एक गर्म वस्तु को एक बार स्पर्श करने से बच्चा भविष्य में बिना बार बार प्रयास किए उससे बचना सीख जाता है। कि आप छोटे थे, आप गए, कैंडल है जलती हुई, और उस कैंडल या लैंप के आसपास एक बच्चा गया, हाथ ऐसे लगाया और वो जलन फील हुई या जला, पीछे किया एकदम से, और अब पता है उसको अगली बार इसके पास तो नहीं जाना है। समझ रहे हो। तो ये एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है, कि हम, जरूरी नहीं है कि हमें मल्टीपल ट्रायल्स की जरूरत हो। अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, कौन है ये व्यक्ति बताइए, गुथरी कह रहे हैं ये बात, बिल्कुल एडवर्ड, हाँ हाँ ठीक है, एडवर्ड रे गुथरी। तो ये गुथरी का सिद्धांत है सीखने का, कि एडवर्ड रे गुथरी कह रहे हैं कि ये जो, इसको कहते हैं हम, कि अगर साथ साथ हो रहे हो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है एक साथ हो रहे हो, यानी स्टिमुलस क्या है, वो गर्म चीज, और रिस्पॉन्स भी एक साथ हो रहा है, तो दोनों चीजें जब एक साथ हो रही होती हैं तो हमें बार बार मल्टीपल ट्रायल्स की जरूरत नहीं होती। कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत बोलते हैं इसको, यानी समानता का, कि अगर दोनों चीजें समान रूप से समान टाइम पे हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं, समीप हैं, समीपता का सिद्धांत बोलते हैं, समीप हैं अगर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, तो एक बार में ही सीख जाएगा व्यक्ति एक ही ट्रायल में। एडविन रे गुथरी। बीएफ स्किनर आप जानते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, नैमित्तिक अनुबंधन या अनुक्रिया अनुबंधन, आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग। ईएल थॉर्नडाइक को आप समझते हैं, एसआर टाइप ऑफ कंडीशनिंग। एल्बर्ट बेंड्यूरा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बोबो डॉल, अभी आएंगे इन पे भी। तो एडविन रे गुथरी इसका सही जवाब है, कि एक ट्रायल में भी आप सीख सकते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत है इनका, समीपता की थियरी, डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि लर्निंग की ही थियरी है, पता होगा तो अच्छा है। ठीक है, नहीं सीडीपी के सवाल हैं और कहाँ के हैं, क्या हो गया, कैसे दुखी हो। देखो एक बार, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 12, तो इन ब्लूम्स ओरिजिनल कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी 1956 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, यानी जो ब्लूम का कॉग्निटिव पक्ष है, ब्लूम ने 3 पहलू बताए हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर।
कॉग्निटिव को हम कहते हैं थिंकिंग पक्ष यानी थिंकिंग डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी जिसमें आप सोच रहे हैं, दिमाग से संबंधित है कॉग्निटिव। हेड पहलू है, अफेक्टिव है फीलिंग से रिलेटेड, और साइकोमोटर है व्यवहार के डूइंग पक्ष से संबंधित। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में उसकी नहीं जाएंगे, बट आपको मैंने मुख्य रूप से बता दिया। 1956 की जो टैक्सोनॉमी है उसमें इवैल्यूएशन हाईएस्ट है। अगर ये 2001 लिखा होता और हाईएस्ट पूछता तो सिंथेसिस या फिर क्रिएशन लिखा होता, यहाँ पे क्रिएट लिखा होता। 2001 के हिसाब से क्रिएट या संश्लेषण हाईएस्ट है। 1956 में जब ये आई थी तो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन हाईएस्ट था। बात सही है? क्लियर है इतनी बात? जवाब देने वालों को भी क्लियर है इतनी बात? इसको ऐसे देख सकते हो, ये बीएस ब्लूम है, उनका कॉग्निटिव पहलू की अभी मैं बात कर रही हूँ। कैप से याद रख सकते हो, उन्होंने 3 पहलू की बात की है, CAP कैप। कॉग्निटिव डोमेन यानी थिंकिंग पहलू यानी हेड, जहां से आप सोच रहे हैं, 3H की शिक्षा जो महात्मा गांधी भी कहते हैं। अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव मतलब फीलिंग से संबंधित है। व्यवहार के यानी बच्चा महसूस भी करे, दिमाग भी उसका इन्वॉल्व हो, यानी हार्ट। और साइकोमोटर, मोटर वर्ड जहां आ जाए मतलब एक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये हैंड, यानी हैंड से करोगे ना एक्टिविटी, मतलब खेलोगे कूदोगे, तो ये साइकोमोटर गत्यात्मक पक्ष बोलते हैं इसको। अफेक्टिव को हम बोलते हैं संवेगात्मक पक्ष, और कॉग्निटिव को संज्ञानात्मक बोलते हैं। अब कॉग्निटिव में ये 6 पहलू हैं जो इंपॉर्टेंट है, जनरली कॉग्निटिव से ही पूछ लेता है तो उनमें भी 5 और 6। तो कॉग्निटिव में आपका ये लेटेस्ट है, ये 2001 वाला है, जो बीएस ब्लूम, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने ये टैक्सोनॉमी दिया, वर्गीकरण दिया है कि लर्निंग जो है ऐसे ऐसे हो सकती है 3 पहलुओं में। कि आप बच्चे के दिमाग को यानी कॉग्निटिव पहलू को जोड़ दो, अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस को जोड़ दो सीखने में, और साइकोमोटर यानी फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड करा दो। ठीक है, अब कॉग्निटिव पहलू जब हम बात कर रहे हैं तो 2001 की जब हम बात करें तो सारे वर्ब फॉर्म हैं, लेकिन यही अगर 1956 होता तो इवेल्युएटिंग हाईएस्ट है और ये क्रिएटिंग सेकंड हाईएस्ट है, या सिंथेसिस कहते हैं इसको। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, इसलिए 1956 पूछा था तो इवेल्युएट जो है वो सबसे ऊपर चला गया। रिमेम्बरिंग को नॉलेज कहते हैं पहले, ये सारी वर्ब फॉर्म है, आईएनजी लगी हुई है, देख लीजिए आप, तो 2001 में ये अपडेट हुई थी। ठीक है, उससे पहले ही रिमेम्बरिंग को नॉलेज कहते थे, है ना। फिर इसको कॉम्प्रिहेंशन कहते थे, अंडरस्टैंडिंग को कॉम्प्रिहेंशन। अप्लाइंग को हम एप्लीकेशन कहते थे, क्योंकि ये नाउन फॉर्म थी पहले जो थी, आईएनजी बाद में आया है 2001 वाले में, है ना। फिर एनालिसिस कहते थे एनालाइजिंग को। फिर आता था सिंथेसिस, ये जो क्रिएटिंग लिखा हुआ है, और हाईएस्ट लेवल पे उस समय इवैल्यूएशन था। तो जहां भी आईएनजी लिखा हुआ मिल जाए ऑप्शन में तो समझ लो ये 2001 वाली उसकी बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमी की। और अगर आईएनजी नहीं मिला, जैसे कि इन ऑप्शंस में आईएनजी नहीं था इस वाले सवाल के, तो इवैल्यूएशन हाईएस्ट है। समझ गए बात को? चलिए खैर, होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग। एक क्वेश्चन आसान, एक मुश्किल, ये आसान सा सवाल है, बताओ फटाफट से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग आर प्रपोज्ड इन गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैने के अधिगम पदानुक्रम में कितने प्रकार के अधिगम के स्तर दिए गए हैं, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। फटाफट से बताओ, 80% लोग जो है गैने ने हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है, पूछा गया है पहले कभी ना कभी यूपी टेट में जो है सवाल आया है गैने से, है ना। 62%, 61% लोग क्या कह रहे हैं, थर्ड ऑप्शन, जो कि सही है एकदम। 8 लेवल्स ऑफ लर्निंग है, जो ये सीढ़ी नुमा आकृति को हम हायरार्की बोलते हैं, है ना। लेवल्स ऑफ लर्निंग है इसमें गैने के 8, जिसमें से शुरू के 4 बिहेवियरल पहलू से हैं। पहला है सिग्नल, और आपको कहा था ये कम से कम 2 याद कर लेना, इसमें पहला सिग्नल है, और हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करता बनाना बच्चे को, है ना। हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल वहीं होगा। ठीक है, तो ये 8 लेवल हैं ऐसे ही करते करते। ठीक, शुरू के 4 बिहेवियरल पहलू से हैं, ऊपर के 4 कॉग्निटिव यानी दिमाग ज्यादा इस्तेमाल होगा ऊपर के 4 में। जो बॉटम के 4 हैं वो बिहेवियर यानी करने पक्ष से ज्यादा संबंधित हैं। क्लियर है? तो 8 टाइप्स आपके गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग में। आगे बढ़ेंगे, ये गैने की हायरार्की ऑफ लर्निंग है, और इसमें सब याद होना हो आप, हाईएस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके नीचे रूल लर्निंग है, यहाँ नीचे सिग्नल लर्निंग सबसे पहला, और फिर एसआर लर्निंग है। ठीक है, ये जितनी भी थियरीज आपने पढ़ी हैं, चाहे वो जो भी थॉर्नडाइक से लेकर और सारी, वो सब एक साथ इसमें इन्होंने हायरार्की में यूज किया है अपनी थियरी में। खैर, उतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रख लेना जितना बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अ चाइल्ड ओबेज रूल्स सोनली टू अवॉइड पनिशमेंट। एक बच्चा है जो दंड से बचने के लिए, केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है, और कोई रीजन नहीं उसका, उसको दंड ना मिले इसलिए नियमों का पालन करता है।
कि हेलमेट इसलिए लगाया है कि चालान कटेगा, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चालान ना कटे तो ये ऐसे ही घूमे, रेड लाइट जंप करते हुए घूमे, है ना, लेकिन सिर्फ चालान कटेगा इसलिए हेलमेट लगाया, इसका मतलब आप अभी पहले ही स्तर पे पड़े हुए हैं मॉरलिटी के, यानी नैतिकता के, जिसको ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कहते हैं, जो छोटे बच्चे 4 से 10 वर्ष के उम्र के होते हैं। आज्ञाकारिता और दंड, कि आज्ञा का पालन इसलिए कर रहे हैं क्यों, क्योंकि पनिशमेंट से बचना है, ये पहला लेवल है। ठीक है, कोहलबर्ग के आने की संभावना बहुत कम है यूपी टेट में, बट यू नेवर नो, आ तो सकता है अगर वो देना चाहें तो। आज तक तो मुझे नहीं लगता कि पूछा है उन्होंने, और सिलेबस में भी नहीं है, बट जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है उसमें मॉरल डेवलपमेंट आता है, और अगर जोड़ के देना चाहें तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो तो उनकी इच्छा है, बट प्रोबेबिलिटी मुझे कम लगती है पर्सनली। तो जिनका छूट गया है वो छोड़ भी सकते हो, अभी ज्यादा दिन बच्चे भी नहीं है, मुख्य चीजें कर लो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, इसी से एक और सवाल है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज इन कोहलबर्ग्स थियरी बिलोंग्स टू, कोहलर जरूर आता है, अगर आप उठा करके देखोगे तो कोहलर जरूर आता है, इंसाइटफुल लर्निंग सुल्तान वाला। कोहलबर्ग तो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी है इनकी, इनसे सवाल आना बहुत कम, मतलब कम संभावना है, दैट्स व्हाट आई बिलीव। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज कौन से लेवल पे आएगी, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 49% लोग, पोस्ट कन्वेंशनल, बिल्कुल सही है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, अगर लॉ एंड ऑर्डर होता तो फोर्थ लेवल हो जाता है, यानी सेकंड लेवल हो जाता है, और फोर्थ स्टेज हो जाती है कन्वेंशनल, बट ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कि समाज में नियम जो हैं वो अगर बड़ी लोगों की, ज्यादा लोगों की भलाई नहीं कर रहे हैं तो उनको तोड़ा जा सकता है, वो नियम इसलिए बने कि सबका फायदा है उसमें, तो इसमें धरना वगैरह भी आता है। एनीवे आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी ऑफ लर्निंग वाज प्रोपाउंडेड बाय, शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है सीखने का, अधिगम का, वो किसने प्रोपाउंड किया था, बताइए। शास्त्रीय अनुबंधन कह दूं मैं इसको, या फिर, क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग तो नहीं है, नहीं, इसका नाम दूसरा रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग कराई जा रही है, बट ये आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग नहीं है। आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए, वो है स्किनर की। आरएस टाइप अलग है, वो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस है। ये कौन सी टाइप है, एस टाइप है, दो स्टिमुलस को जोड़ करके, फूड और घंटी, खाना और घंटी, दो स्टिमुलस को जोड़ा है। इसमें भी 73% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं इतने आसान सवाल में, है। प्याजे और वाइगॉत्स्की तो इसमें होने से रहा, उनका तो कंडीशनिंग से कोई लेना देना नहीं है, प्याजे वाइगॉत्स्की तो भटकते भी नहीं है कंडीशनिंग के आसपास, उनको पसंद भी नहीं है, वो तो रचनावादी लोग हैं, ये व्यवहारवादी लोग हैं जो भी कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, चाहे वो स्किनर हो, पैवलव हो, थॉर्नडाइक हो, टॉलमैन हो, गुथरी हो, वॉट, ठीक, तो या वो जेबी वॉटसन हो, ठीक। तो बीएफ स्किनर तो आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, बट आइवन पैवलव की जो ये थियरी है इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, क्योंकि रिस्पॉन्स की, कुत्ते के मुंह से जो लार आ रही है उसकी कंडीशनिंग कराई गई है, पहले वो फूड पे शिफ्ट थी, अब सिर्फ घंटी बजने पे आ जाती है, तो इतना ध्यान रखेंगे आप। डॉग पे इनका एक्सपेरिमेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए, 1905 में इनको डाइजेशन पे नोबेल पुरस्कार भी मिला था, रशिया से थे। एनीवे क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द ड्राइव रिडक्शन थियरी, ये भी आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट यू शुड नो इट। ड्राइव रिडक्शन थियरी किसने दी है, चालक न्यूनता सिद्धांत। देखिए ड्राइव रिडक्शन थियरी भी एक तरह से मोटिवेशन से भी जुड़ जाती है कई बार, कि आपके अंदर एक ड्राइव होती है, यानी एक नीड है तो एक ड्राइव होती है, और जैसे ही वो नीड फुलफिल हो जाती है तो ड्राइव कम हो जाती है, आप बैलेंस में चले जाते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये जो ड्राइव है, इस ड्राइव को हम क्या कहते हैं, ड्राइव, मान लीजिए ड्राइव है आपके लिए हंगर, अब हंगर आपको ड्राइव करेगा कि आप खाना लेकर के आए, जैसे ही खाना खाएंगे ड्राइव रिड्यूस हो जाएगी, भाई खाना खाया, सेटिस्फाई हो गए, रिड्यूस हो गई ड्राइव, अब कोई नई नीड आएगी, कोई नया गोल आएगा, तो ड्राइव रिडक्शन, यानी ड्राइव का रिडक्शन हो जाता है जैसे ही वो फुलफिल होती है। ये CH हल, क्लार्क हल की थियरी है, 54% लोग सही जवाब इसमें दे भी रहे हैं। टॉलमैन की थियरी है साइन लर्निंग, या इसको हम कहते हैं रे गुथरी, जो है आपका भी बताया, आपको वन ट्रायल लर्निंग के, एक ही ट्रायल में सीख सकते हो आप। कॉन्टिग्यूटी की थियरी है समीपता की, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एकदम समीप होंगे, जितना पास होंगे एक टाइम पे हो रहे होंगे उतनी जल्दी आप एक ही ट्रायल में सीख जाओगे। जैसे गर्म तवे पे अगर बच्चे ने हाथ लगाया है या कैंडल पे हाथ लगाया है तो वो एक बार में सीख जाएगा, दोबारा उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, उसको बार बार मल्टीपल ट्रायल नहीं लगेंगे ये सीखने के लिए, ठीक है ना। सिगमंड फ्रॉइड आप समझते ही हैं कि साइको एनालिसिस की इन्होंने बात की है, ठीक है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। लेटेंट लर्निंग की भी बात करते हैं जो आपके ये टॉलमैन है। एनीवे आते हैं, विच स्टेज ऑफ पियाजेस थियरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऐसे ही सवाल, इसी नेचर के सवाल आते हैं, ऐसे वन लाइनर टाइप के, जब पियाजे सवाल बनते हैं तो
कंपैरेटिवली शॉर्ट या फैक्चुअल सवाल बनते हैं यूपी टेट में स्पेशली। तो अमूर्त चिंतन की जब हम बात करें तो किस स्टेज में आएगा, आंख बंद करके आप बता देंगे। अमूर्त चिंतन FA से याद रख लो आप, तो फॉर्मल ऑपरेशनल में ही आता है अमूर्त चिंतन, है ना, 11 एंड अबव में, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सबसे लास्ट वाली स्टेज में आएगी, क्योंकि ये हाईएस्ट है, आपके सामने जो नहीं है उस पर भी आप विचार कर पाए। ठीक है, कॉन्क्रीट थिंकिंग पूछता तो आप कह देते यहाँ 7 से 11 में आती है। ठीक है, एनिमिज्म पूछता तो आप कह देते प्री ऑपरेशनल में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर में आती है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप, ये अच्छा सवाल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप इज एसोसिएटेड विद विच थियरी, संज्ञानात्मक मानचित्र की अवधारणा किस थियरी से जुड़ी हुई है? वेरी गुड क्वेश्चन, बताओ एक बार। फटाफट बताओ। 47% लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान के कि आप 45% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव मैप, कॉग्निटिव मैप का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है आपका साइन लर्निंग से। और साइन लर्निंग किसकी थियरी, अभी बताया था आपको 2 मिनट पहले, टॉलमैन की, टॉलमैन की। तो चिन्ह अधिगम के साइन के थ्रू सीखता है जो चूहा है, इनका भी चूहों पे एक्सपेरिमेंट है। लेटेंट लर्निंग भी है कि वो छिपी हुई रहती है लर्निंग, जब तक कोई रिवॉर्ड ना मिले या जरूरत ना पड़े। इन्होंने एक मेज, मेज समझते हैं, भूल भुलैया बनाई और वहां पे चूहों को कहा कि आपको खाना है बिल्कुल उस मेज के दूसरे कोने पे, यानी उस भूल भुलैया के पजल के दूसरे कोने पे। अब चूहे जाते हैं और वो खाने तक पहुंचते हैं, लेकिन जब उनका नेक्स्ट टाइम रोड ब्लॉक किया जाता है और रास्ता ब्लॉक किया जाता है तो उनको याद रहता है कि वो कहां से गए थे, किस रास्ते से गए थे। ये दिमाग मेंटल मैप अपने आप क्रिएट करता रहता है। तो ये साइन लर्निंग में इसकी बात हुई है टॉलमैन के द्वारा, जहां वो कह रहे हैं कि लर्निंग लेटेंट रहती है, छिपी हुई रहती है। वो कॉग्निटिव मैप बन चुका था कि एक बच्चा है, स्कूल से आने का रास्ता अपने दिमाग में उसके मेंटल मैप में है, दिमाग में छपा हुआ है। ये टॉलमैन से संबंधित है, साइन लर्निंग से संबंधित है। कॉन्टिग्यूटी की यहाँ कोई बात नहीं है। इनसाइट कोई अचानक से तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं है, सडन सॉल्यूशन होता है इनसाइट में। तो एक्सपेक्टेंसी थियरी ब्रूम की जरूरत पड़ती नहीं है जनरली, तो फर्स्ट ऑप्शन ही बचा। देखना, ये टॉलमैन का मेज है और इनकी जो थियरी है ये लेटेंट लर्निंग या फिर साइन लर्निंग कह देते हैं कि साइन के माध्यम से सीखता है व्यक्ति, कॉग्निटिव मैप बना लेता है दिमाग में, एक नक्शा बना लेता है जिसको वो याद रखता है, जरूरत पड़ने पे वो लर्निंग बाहर आती है, नहीं तो लेटेंट मतलब छिपी हुई रहती है। तो ये साइन लर्निंग है कि जो फूड बॉक्स है सबसे लास्ट में है इस मेज के या इस पहेली बॉक्स के, और लेकिन चूहों को जब जाया जाता है तो उनको ये सारा याद रहता है किस रास्ते से वो गए थे। ब्लॉक कर दिया जाए तो वो दूसरा रास्ता अपने आप खोज लेते हैं। ये कहानी इतना ही आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन, ये भी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के ही व्यक्ति हैं टॉलमैन, बट परपोजिव बिहेवियरिज्म बोलते हैं इनके टाइप ऑफ बिहेवियरिज्म को। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है भाई, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन बेंड्यूराज सोशल लर्निंग थियरी? बेंड्यूरा के SLT सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रक्रियाओं का सही क्रम आपको बताना है, या मॉडलिंग की प्रोसेस में कौन सी 4 स्टेप सही सीक्वेंस में है ये आपको बताना है। मॉडलिंग मतलब प्रतिदर्शन, आपको सेम कोई चीज देख करके रिपीट करनी हो तो कौन से 4 स्टेप लगेंगे? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, या फिर 55% लोग यही जवाब दे रहे हैं जो कि सही है। रिटेंशन, अटेंशन, मोटिवेशन। देखिए, अटेंशन सबसे पहले आता है, इसमें ध्यान रखेंगे। AR PR से मैंने आपको याद कराया हुआ है जिन्होंने भी ये थियरी मेरे साथ पढ़ी है। ठीक है, मोटिवेशन, अटेंशन, मोटिवेशन बाद में सबसे लास्ट स्टेप है, पहला नहीं है। अटेंशन यस, रिप्रोडक्शन नहीं, अटेंशन के बाद तो रिटेंशन होगा, दिमाग में रहेगी कोई चीज, तो ये 4th ऑप्शन भी हट गया। ठीक है ना। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि अटेंशन, पहले आपका ध्यान जाता है किसी चीज पे, कि आपने देखा होगा, आप फोन सभी यूज करते हैं, फोन से ही देख रहे होगे, मैं मान के चल रही हूँ ये जो क्लास है। स्क्रीन गार्ड भी सब लगवाते हैं, है ना, मतलब मैं कवर नहीं लगाती हूँ बट स्क्रीन गार्ड तो लगाती हूँ सालों से। तो स्क्रीन गार्ड आपने लगाते हुए देखा होगा उन स्क्रीन गार्ड वाले भैया को, जहां पे भी आप जाते होगे, तो वो शॉप पे जब आप जाते हो तो स्क्रीन गार्ड, और आप जब से भी फोन चला रहे हो स्क्रीन गार्ड उसी के आसपास आ गए थे जब फोन आए थे ये वाले स्क्रीन वाले, तो वो लगाते हैं जाके स्क्रीन गार्ड। और पहले वो पतले वाला आया करता था, उसमें बबल रह जाते थे, फिर वो कहते थे थोड़ा सा उस पर ड्रायर, हेयर ड्रायर, जो भी उनके पास मशीन होती है वो गर्म वाली, वो चला देते थे, किसी तरह से ठीक हो जाता था। जब रह जाते थे 2-4 बबल तो वो कहते थे कि ये बाद में हीट होगा फोन यूज करते हुए तो ठीक हो जाएगा। अब ये इतनी कहानी क्यों सुना रही हूँ मैं आपको,
क्योंकि मैंने ये अटेंशन पे की जब वो ये स्क्रीन गार्ड लगा रहे होंगे, है ना, कि इसमें स्टेप 1 ये होता है, स्टेप 2 ये होता है, आपने भी किया होगा इतनी बार। अब मैंने एक ब्लिंकिट करना शुरू कर दिया, हालांकि बहुत पहले भी 2-4 बार दोस्तों के फोन्स पे लगाया। ये कैसे लगाया मैंने देखा, या आपने भी देखा, आप भी बहुत सारी चीजें ऐसे ही करते होगे कि आपने कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है कैसे ओपन करें। आज की डेट में आप यूट्यूब खोलते हो, वीडियो देखते हो, क्या है ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, बेंड्यूरा की मॉडलिंग है ना, कि आपने अटेंशन पे की कि वो कैसे लगाते हैं स्क्रीन गार्ड। अच्छा स्क्रीन साफ करते हैं, अच्छा ये वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, इसको ऐसे लगाएंगे। पहले तो वो एटीएम का वो कार्ड भी यूज कर लेते थे इसको फ्लैट करने में। तो अटेंशन मतलब अवधान, आपका ध्यान गया, नहीं तो लर्निंग हो ही नहीं पाएगी अगर ध्यान नहीं गया होगा तो। फिर रिटेंशन, आपके दिमाग में रह गई वो स्टेप्स या कैसे करते हैं इस चीज को। फिर आपने रिप्रोड्यूस किया, खुद से करके देखा, थोड़ा 2-4 बबल रहे अगली बार, उसको भी ठीक किया, बट आप मोटिवेट हो गए, आपको मोटिवेशन मिली, गुड, वेरी गुड, शाबाश। कि आपने पहली बार रोटी बनाई तो आपने किसी को देखा होगा रोटी बनाते हुए, मम्मी को, पापा को, शेफ को, किसी को तो देखा ही होगा, है ना। जनरली अब लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं कहूं कि रोटी बनाते हुए सिर्फ मम्मी को ही देखा होगा, तो वो स्टीरियोटिपिकल आंसर हो जाएगा, जो कि एटलीस्ट हम नहीं चाहते। चाहे ज्यादातर घरों में मम्मियां ही रोटी बनाती हूँ, बट हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में किसी एक जेंडर का काम नहीं है। तो आपका अटेंशन क्या होगा, है ना, आपने ध्यान दिया कि रोटी ऐसे बनती है, फिर एक दिन आपको बनानी पड़ी तो आपने भारत का नक्शा बनाया, बट आपने बनाया, तो अटेंशन। फिर रिटेंशन, आपके दिमाग में रह गई वो चीज कैसे ऐसे बनाती है भाई मम्मी रोटी या पापा रोटी, ठीक है। फिर आपने रिप्रोड्यूस यानी खुद से करके देखा उस चीज को, भारत का नक्शा बना, बट किसी ने कहा गुड, वेरी गुड, शाबाश, अगली बार बनेगा कुछ और भी, मोटिवेट हो गए आप। फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगी, अगली बार आप और अटेंशन देके देखेंगे कि भाई ये कैसे करता है व्यक्ति ये काम। पता नहीं दुनिया जहान के कितने काम आपने ऐसे ही सीखे हैं ऑब्जर्व करके। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम कहते हैं। बेंड्यूरा का सिलेबस में दिया हुआ 1 नंबर में आने की बहुत संभावना है, इसलिए मैं आपको इतनी कहानियां सुना भी रही हूं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोले तो आगे भी सवाल आएंगे, बट ये एक ही बार में हम सारा कुछ डिस्कस कर ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अवलोकनात्मक अधिगम यानी अवलोकन करके, देख करके, ऑब्जर्व करके सीखना, अवलोकनात्मक अधिगम। और क्या कहते हैं इस थियरी का, और क्या नाम है, सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, SLT। इसको बाद में सोशल कॉग्निटिव थियरी भी कहा गया। पहले ये व्यवहारवादी थियरी थी, बाद में संज्ञानवाद की तरफ चली गई। किसने दी है, बेंड्यूरा ने, है ना, बंडूरा लिख लीजिए आप, एल्बर्ट बेंड्यूरा। और किस पे एक्सपेरिमेंट था, बोबो डॉल, एक डॉल थी जिसका मास ऑफ ग्रेविटी या वो इस तरह से डिजाइन थी कि अगर उसको पंच करो तो वो वापस उठ के बैठ जाती थी, मतलब बैठ एग्जैक्टली नहीं बट वापस से वो जंप करती थी। फिर से उसको पंच करते हुए दिखाया, तो कुछ बच्चों को दिखाया गया जहां पे उस डॉल को पंच किया जा रहा था, दूसरे बच्चों को दिखाया गया, कुछ 5 बच्चों के ग्रुप को अलग से, कि भाई जहां उसको डॉल को प्यार किया जा रहा था। तो जिन बच्चों ने डॉल को पिटते हुए देखा यानी अग्रेसिव व्यवहार देखा, उन्होंने अग्रेशन सीखा, अगली बार उन्होंने अपने आसपास या अपने टॉयज के साथ वही किया जो उन्होंने अग्रेसिवली देखा था। इसीलिए हम कहते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है कि जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम सीखते हैं, इसलिए बच्चों को हिंसात्मक चीजें नहीं दिखानी है, एनिमल जैसी मूवीज नहीं दिखानी है, या अभी ऑब्सेशन करके एक मूवी आई है वो नहीं दिखानी है। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है तो, यानी ए रेटेड जो मूवीज हैं फॉर अ रीजन है, क्योंकि बेंड्यूरा कहते हैं जो हम देखते हैं बच्चे आक्रामक व्यवहार देख करके सीखते हैं, ठीक है ना। तो वो आक्रामक व्यवहार देख करके सीखते हैं और प्रेम भी सीखते हैं देख करके, बट नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट ज्यादा होता है, आप जानते हैं, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अब ये मॉडलिंग की प्रक्रिया के थ्रू हम सीखते हैं दूसरों को देख करके। ये जो मॉडलिंग की प्रक्रिया है इसमें ये 4 स्टेप होते हैं जो अभी हमने एक क्वेश्चन किया है ना, आया हुआ सवाल है, ये आ जाएगा दोबारा से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अटेंशन ARPR से याद रख सकते हो। अटेंशन यानी अवधान, ध्यान देंगे आप, पहले किसी चीज पे आपने देखा किसी को स्क्रीन गार्ड लगाते हुए, फिर ये आपके दिमाग में रह गया रिटेंशन, है ना, चाहे वीडियो में देखा हो चाहे एक्चुअल में देखा हो। फिर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन कह लीजिए कि आपने खुद से की वो चीज, थोड़ी गलत हुई थोड़ी सही हुई बट आपको रीइंफोर्समेंट मिला, या रीइंफोर्समेंट का ही दूसरा नाम है यहाँ पे मोटिवेशन, कि गुड, वेरी गुड, अगली बार और अच्छा बनेगा या और अच्छा करोगे। तो ये 4 स्टेप की प्रोसेस में जो है लर्निंग या मॉडलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। और अगर रीइंफोर्समेंट की जगह पनिशमेंट मिल गई तो फिर आप वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। जैसे अगर आप कोई बच्चा पहली बार जब वो तुतला करके गाली दे रहा है, मतलब उसने किसी को गाली देते हुए सुना होगा, अटेंशन दिमाग में रह गया, फिर उसने रिप्रोड्यूस किया खुद से, और या तो किसी ने कहा अरे वाह कितनी प्यारी गाली देता है मेरा बच्चा तो तुतला करके, या फिर किसी ने एकदम से उसको रीइंफोर्स नहीं किया, कहा कि आगे से मत बोलना,
या वॉट, ठीक है। तो ये चीज फिर यही रुक जाएगी, लर्निंग आगे नहीं होगी। तो ये 4 स्टेप की प्रोसेस जो है चलती रहती है। AR PR से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इन्होंने सेल्फ एफिकेसी का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि आप, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि आपका अपनी क्षमताओं में कितना विश्वास है। ये सेल्फ एफिकेसी है कि आप, योर एबिलिटी इन योर ओन, योर बिलीफ इन योर ओन एबिलिटीज, कि आप कुछ कर सकते हैं इस चीज में, आपका अपनी क्षमताओं में विश्वास। और सेल्फ डिटर्मिनिज्म है आपका, जिसमें इन्होंने बात की है कि कैसे इम्पैक्ट करती है आपका बिहेवियर आपके एनवायरनमेंट को, आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को। ये एक पूरी साइकिल है। एनीवे, इतना इनफ है मुझे लगता है, यूपीटेट बहुत डिटेल में नहीं जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, ये है 4 स्टेप की प्रोसेस। कि आपने देखा किसी को टीवी में हवाई जहाज उड़ाते हुए, आपके पास भी आया, दिमाग में रह गया, फिर रिटेंशन कर ली, यानी अटेंशन, पहले ध्यान देना जरूरी है, फिर रिटेंशन दिमाग में रहेगा, फिर आप रिप्रोड्यूस यानी खुद से करेंगे, और मोटिवेशन यानी रीइंफोर्स किया, किसी ने गुड, वेरी गुड, शाबाश किया, कहा आपको, ठीक है। ये लगभग हर प्रक्रिया पे लागू होता है। आपने साइकिल की चेन चढ़ाना भी ऐसे ही सीखा होगा, आपने अपने खिलौनों में चाबी भरना भी ऐसे ही सीखा होगा, क्योंकि आपने किसी को करते हुए देखा होगा, चाहे वो टीवी में देखा हो, वो एक वो आता था आर्टिफैक्ट बचपन में कि वो कुछ कुछ बनाते थे, ये कोई बॉक्स से, इससे उससे, या आपने बचपन में वो हवाई जहाज बनाया होगा जो उड़ा उड़ा करके हमने सबने सीखा है। तो वो आपने अपने दोस्त को करते हुए देखा या किसी को करते हुए देखा, फिर आप रिपीट, दिमाग में रह जाता है उसके स्टेप्स, फिर आप रिपीट करते हैं, एक बार खराब होगा बट थोड़ा सा बेटर बना, फिर आपको कोई मोटिवेट करेगा, फिर वो पूरी प्रोसेस हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने ज़्यादा इसको लंबा एक्सप्लेन कर दिया है, मुझे याद दिला दिया करो कि मैं बहुत खो गई हूँ टॉपिक में, क्लास नहीं चल रही। हाँ, शक्ति शक्ति शक्तिमान सबने किया है ये, है ना, कि देख के और शक्ति शक्ति शक्तिमान। तो अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस किया, रीइंफोर्स किया किसी ने, नहीं तो 2 लगाए तो फिर आगे से नहीं हुआ। हालांकि 2 लगाने का आपको परमिशन नहीं है, ध्यान रखना, पनिशमेंट की बात पूरे पेडागोजी में कहीं नहीं करनी है। पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात जो है एक्चुअल में जो की थी वो आपके थॉर्नडाइक ने ही की थी। बाद में उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था। उन्होंने कहा कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि अगर छड़ी हटाई तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो छड़ी लगा के रखो, ऐसा थॉर्नडाइक ने शुरुआत में कहा। बाद में उन्होंने इस पे बदलाव किया कि पनिशमेंट बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तो एजुकेशन में पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात थॉर्नडाइक ने ही करनी शुरू की है। स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड भी उन्होंने ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 79% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अ स्टूडेंट सडनली अंडरस्टैंड्स हाउ टू सॉल्व अ डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम आफ्टर लुकिंग एट द होल सिचुएशन। होल सिचुएशन की बात आ रही है, होल को एज अ होल देखते हैं, इनसाइट लर्निंग की बात हो रही है, सूझ द्वारा सीखने की बात हो रही है, आहा मूवमेंट की बात हो रही है ना, और किसकी, कोहलर की बात हो रही है, या मैं कहूं गेस्टॉल्टवाद की बात हो रही है। गेस्टॉल्टवाद एज अ होल देखता है सिचुएशन को, पार्ट्स में ना देख के, होल टू पार्ट्स चाहते हैं जो गेस्टॉल्टवादी हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर, इन सब की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही। ये आपको पता ही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर, क्लासिकल पैवलव, ट्रायल एंड एरर आपका थॉर्नडाइक। इंसाइटफुल लर्निंग यानी अचानक से आइडिया आता है, सडन सॉल्यूशन, पूरी सिचुएशन को देखते हुए, कोहलर के चिंपैंजी को सडन सॉल्यूशन इज द रूल। मेंटोस, दिमाग की बत्ती जलती है, इंसाइट कहते हैं उसको, सूझ, अचानक से आइडिया का आना। जो कि ये कोहलर का जो चिंपैंजी था, ये कोहलर जो है एक आइलैंड पे फंस गए थे जर्मनी में वर्ल्ड वॉर के दौरान, और इस आइलैंड पे इन्होंने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट करने लगे, है ना, खुराफाती दिमाग। तो एक चिंपैंजी था, कई सारे चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किए, बट सुल्तान नाम का एक स्मार्ट सा चिंपैंजी था जिसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई। उसने बैठा, देखा, इन्होंने केले लटकाए, फिर उसने पूरी सिचुएशन को एनालाइज किया, एज अ होल देखा, फिर उसको आइडिया आया, एक सूझ आई, जिसको हम इंसाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, लर्निंग बाय डूइंग इज हेवीली एम्फेसाइज्ड एज अ पॉइंट इन विच थियरी। करके सीखना किस सिद्धांत में तथ्य के रूप में अत्यधिक बल दिया गया है, करके सीखने पर। इन 4 ऑप्शंस में से थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर, पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, कोहलर्स इंसाइटफुल लर्निंग, या टॉलमेंस साइन लर्निंग, करके सीखना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन फ्लॉड है, इसको लर्निंग बाय डूइंग ना कह के लर्निंग बाय ट्रायल कहना चाहिए, लर्निंग बाय मिस्टेक्स कहना चाहिए। वैसे तो आपने सही जवाब ही दिया है, थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर, कि आप बार बार करके सीखते हैं, मतलब गलतियां हर बार कम हो रही हैं। वैसे तो जॉन डुई इसकी बात करते हैं, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, बट यहाँ इस ऑप्शन और क्वेश्चन को देखते हुए एक ही ऑप्शन बचता है, लर्निंग बाय मिस्टेक होना चाहिए था इसमें, कि गलतियों से ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते हैं, एरर करते हैं, फिर अगली बार ट्राई करते हैं, फिर एरर्स कम होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, मैच करना है वाइगॉत्स्की किससे जुड़े हुए हैं, ZPD एंड स्कैप फोल्डिंग, यस। टॉलमैन अभी बताया था हमने, किससे, टॉलमैन का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमें यहाँ पे, गुथरी का कॉन्टिग्यूटी दिख रहा है,
हल्का ड्राइव रिडक्शन थियरी दिख रहा है, ठीक है ना, टॉलमैन का कॉग्निटिव मैप दिख रहा है, साइन लर्निंग। वैसे ये सब हमें मैच करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वाइगॉत्स्की जेडपीडी, तो ए का थर्ड है सिंपल, ए का फर्स्ट है, ए का फोर्थ है, हटा दो, ए का हमें थर्ड चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में है और सेकंड ऑप्शन है, टाइम बचाने का सिंपल सिंपल तरीका है। बी का सेकंड है, टॉलमैन का ड्राइव रिडक्शन नहीं हो सकता, तो बी का सेकंड तो नहीं ही होगा, बी का थर्ड या बी का फर्स्ट, टॉलमैन का कॉग्निटिव मैप, यस जा रहा है। सी का गुथरी का कॉन्टिग्यूटी, हाँ ये भी जा रहा है भाई, ठीक है। इसको कैसे गलत करें, बी से थर्ड देखो, टॉलमैन का जेडपीडी हो ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि या बी का फोर्थ अगर देखें तो बी का फोर्थ कॉन्टिग्यूटी नहीं हो सकता टॉलमैन का, वो तो गुथरी का है। तो हालांकि ये तो मैंने आपको सब तरह से सॉल्व करके दिखा दिया, नहीं तो इसका सिंपल तरीका यही है कि आपको पता है ए का होगा थर्ड, वाइगॉत्स्की जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग से जुड़े हैं, तो बाकी जो भी है ए का वो हटा दो, ठीक। अब बी और देख लो, टॉलमैन बी का फर्स्ट हो सकता है, यस हो सकता है, बी का फोर्थ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्टिग्यूटी बी का नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हट गया, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 65% लोग सही जवाब दे रहे हैं, इसमें बस थियरीज को मैच करना था और कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी व्हाट कंट्रोल्स द बिहेवियर, जो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसमें व्यवहार को क्या कंट्रोल करता है, ये पूछा है। स्टिमुलस, कॉन्सिक्वेंस, इंस्टिंक्ट्स या नीड्स, नीड्स और इंस्टिंक्ट्स की एज सच कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, इंस्टिंक्ट्स की बात मैकडूगल करते हैं और इमोशंस की बात 14 इंस्टिंक्ट 14 इमोशन, वो सब आपको याद होगा, वो भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट आ जाता है, वो हम पहली दूसरी क्लासेस में कर चुके हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो जो चीज़ें पहले पहले हो चुकी हैं, क्योंकि हम लिमिटेड सेशन ले रहे हैं, तो आगे वो कम रिपीट हो। 85% लोग सही जवाब दे रहे हैं, नहीं सही कहाँ जवाब दे रहे हो यार, क्या क्यों क्या पढ़ा है आपने, क्यों पढ़ा है ऐसा, सॉरी आंसू आ गए मेरे ये देख के। 84% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, कैसे सही हो जाएगा ये, दिखाना कितने परसेंट लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, मात्र 11% लोग कह रहे हैं कि बी ऑप्शन है, जो कि 11% ही सही है। चलिए अब देख लेते हैं कैसे सही है और क्यों सही है ना। बहुत दुख की बात है, इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बस सवाल रटने में लगे हुए हो या फिर सिर्फ स्क्रीन पे सॉल्व कर रहे हो, खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो सवाल। देख लेती हूँ, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में व्यवहार को कौन नियंत्रित करता है, बिहेवियर को स्टिमुलस नहीं कर रहा है नियंत्रित, बिहेवियर को कॉन्सिक्वेंस कर रहा है नियंत्रित, समझ रहे हो बात को। आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग, अगर चूहे को खाना नहीं मिलता तो वो रिस्पॉन्स देता नहीं देता, कॉन्सिक्वेंस यहां पे बिहेवियर को अगर चूहे को वो लिवर प्रेस करने पे करंट लगता तो वो करता वो काम दोबारा नहीं करता, रीइंफोर्समेंट मिला है उसको, वो रीइंफोर्समेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंस है एक तरह का, कि जब उसको खाना मिला, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो व्यवहार को कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है यहाँ पे जो वॉलेंट्री बिहेवियर है, लेकिन ये वॉलेंट्री बिहेवियर किस तरफ होगा, ये कॉन्सिक्वेंस पे, रिवॉर्ड पे, रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करेगा। ये आरएस टाइप ऑफ कंडीशनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस, ये जो स्टिमुलस है ये रिवॉर्ड के तौर पे नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, व्यवहार का कॉन्सिक्वेंस, उनका पूरा गेम ही ये है कि वो जो उन्होंने कबूतर पे भी एक्सपेरिमेंट किया, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में भी व्यवहार शेप कराने की बात करते हैं। वो कैसे शेप होगा, जब आपने सही एक्शन लिया तो आपको एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस आएगा उसका, समझ रहे हो बात, तो अच्छा कॉन्सिक्वेंस आएगा आपके एक्शन का। इसमें रिस्पॉन्स पहले है, स्टिमुलस बाद में है, तो वो कॉन्सिक्वेंस के रूप में आ रहा है स्टिमुलस जो है, एसआर नहीं है ये, थॉर्नडाइक नहीं है कि स्टिमुलस पहले है और फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, या एसएस नहीं है कि पेवलव नहीं है कि पहले एक स्टिमुलस से दूसरे को जोड़ दिया। यहाँ पे जो परिणाम है वो व्यवहार को, चूहा लिवर प्रेस करेगा ही नहीं अगली बार अगर उसके सामने वो रीइंफोर्समेंट नहीं आता तो जब कबूतर जिस तरफ उसको दाना मिल रहा है, शेपिंग के एक्सपेरिमेंट में कबूतर पे भी उन्होंने प्रयोग किया ना स्किनर ने, तो वो उस तरफ उस तरफ बढ़ता जाता है, जिस जिस तरफ बढ़ने पे उसको सही सही कॉन्सिक्वेंस सामने आता जाता है। बात सही है सोनम, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, हाँ तो ये कॉन्सिक्वेंस बेस्ड थियरी है, ठीक है, आरएस टाइप तो है ही। भाषा समझो क्वेश्चन की कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट थियरी हाउ मेनी लेवल्स एंड स्टेजेस आर देयर, बहुत आसान है, कितने लेवल हैं और कितने स्टेजेस हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, बताइए फटाफट।
कितने लेवल हैं और कितने आपके 86% लोग गलत नहीं, पहला ही है, थैंक गॉड। मैं चक्कर आ जाते मेरे को अगर आपने फोर्थ दे दिया होता तो। 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस, सिंपल। प्री प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर कन्वेंशनल में गुड बाय नाइस गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। फिर थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल में क्या है आपका, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। खत्म थियोरी, ठीक है। 3 लेवल 6 स्टेजेस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, हाउ मेनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वर प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा कितनी मनोलैंगिक अवस्थाएं प्रस्तावित की गई थी। अब देखो ये सवाल आ भी सकता है, नहीं भी आए, बट क्योंकि हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ता है यूपी टेट के केस में, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, तो ये वाली थियरीज हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत संभावना है क्या ही। 52% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी है ना। इसका एक मैंने सिंपल सा फंडा बताया हुआ है बहुत साल पहले, पुराने वीडियोस अगर आपने देखे भी होंगे। OAPLG, एपी को हम अमरपाल बोलते थे पहले, है ना। आप एपी ढिल्लो बोल लो, जो मन करे आपका। OAPLG, जब तब एपी ढिल्लो जो है फेमस नहीं थे, तो आप अब एपी से याद रख लो। OAP, ओ बोले तो ओरल स्टेज, ए फॉर एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, पी फॉर एल फॉर लेटेंसी, जी फॉर जेनाइटल, सिंपल। OAPLG। तो हम कहते थे OAPLG टीवी लेके आओ। तो ये क्या है, ये 5 स्टेजेस थी जो हमने निमोनिक बनाया हुआ था, ठीक है। ये 5 स्टेजेस हैं इनकी। साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, पर्सनालिटी की भी ये बात करते हैं। ओरल स्टेज में ये 1 साल के आसपास के बच्चा जो है, आपने थम सकिंग और ये सब आपका जो भी वो क्या कहते हैं उसको, जो ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑल, तो ये ओरल स्टेज है। 1 ईयर तक जो फिक्सेशन है वो माउथ में है, जो एनर्जी है। फिर एनल में है। फिर देन फैलिक, ये मतलब पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे बहुत कम संभावना लगती है आने की, बट स्टिल क्योंकि पर्सनैलिटी से सवाल आए हुए हैं तो करना धर्म बनता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, मैच द थियरिस्ट विद द एनिमल्स यूज्ड इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, ये अच्छा सवाल है क्योंकि एक आध सवाल इससे फंस जाएगा, है ना। मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रही हूँ कि किन क्वेश्चंस पे मुझे डाउट है कि यूपी टेट पूछेगा या नहीं पूछा है आज तक, या सिलेबस में नहीं है बट फिर भी करके चलना पड़ रहा है, और कहाँ संभावना कम है। तो संभावना कम वालों को जो एंड में बिल्कुल तैयारी शुरू कर रहे हो, वो उन क्वेश्चंस को या उन टॉपिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ यार हिमांशी की बात सुन लेनी चाहिए। अगर समय की तंगी है आपके पास, समय की तंगी नहीं है तो आप सब पढ़ के जाओ। $76 ओके। 79% लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं। थॉर्नडाइक कैट से जुड़े हुए हैं, तो ए का तो 3 होगा। ए का 3 कहाँ है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो ये तो हट गया ऑप्शन से। यहाँ है ए का 3 और यहाँ है। बी स्किनर क्या है, स्किनर का रेट पे है, तो बी का फर्स्ट हो गया। बी का फर्स्ट, यहाँ तो बी का सेकंड है, तो ये तो हट गया। एक ही ऑप्शन बचा है, सी का सेकंड, यानी कोहलर का चिंपैंजी है सुल्तान, ठीक है। तो कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं, 79%। इसमें तो यार आप 90% लोग सही जवाब दो, आसान है ये तो। कि स्किनर ने रैट पे और पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है, अगर इन केस पूछ ले, पिजन पे एक्सपेरिमेंट किया है। थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है। थॉर्नडाइक की बिल्ली है, स्किनर का चूहा है, पैवलव का कुत्ता है, और कोहलर का चिंपैंजी सुल्तान जिसका नाम है ना। खत्म बात, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चिंपैंजी इन कोहलर्स इंसाइटफुल थियोरी एक्सपेरिमेंट। अब ये तो मैंने आपको खुद ही बता दिया, कोहलर के सूज के सिद्धांत में के प्रयोग में चिंपैंजी का क्या नाम था। ये तो 100% लोगों को सही बताना चाहिए, अभी बताया मैंने आपको 2 मिनट पहले। इससे पहले सवाल में लिख के बताया, मुझे पता भी नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है ना। नहीं तो मैं आपको बताती नहीं, हिंट मिल जाएगा नहीं तो आपको। 96% लोग सही जवाब दे रहे हैं। लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन धरती पे क्या ही मिलेगा आपको। ये सुल्तान है इसका नाम, है ना। एप है ये, एक वन मानुष है, और सडन सॉल्यूशन इज द रूल होता है यहाँ पे। अनऑर्गेनाइज्ड होल, जिसको गेस्टॉल्टवाद बोलते हैं, वर्ट हाइमर ने उसको दिया था गेस्टॉल्टवाद को। एल्बर्ट जो है, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, वो जेबी वॉटसन का है। बाकी दोनों आपके काम के नहीं है, सिम्बा और ब्रूनो, ठीक है। पैवलो के कुत्ते का नाम मत याद करने बैठ जाना, कई कुत्तों पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो कोई एक नाम आपके काम नहीं आएगा। ऐसे ही रेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच थियरी एम्फेसाइजेस दैट लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। हाँ, बेंड्यूरा ये भी कहते हैं कि नकल करके सीखता है व्यक्ति, ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके।
इमिटेशन वाला पॉइंट हम मिस कर गए थे अभी जब हम बेंड्यूरा के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। फटाफट से बताओ आप। तो साइको एनालिटिकल थियोरी नहीं, साइन लर्निंग नहीं, कॉन्टिग्यूटी नहीं। कॉन्टिग्यूटी अभी गुथरी की बात हुई थी ना कि समीप होते हैं जब एक ही बार में बच्चा जो है गर्म चीज से हाथ पीछे हटाना सीख जाएगा। साइन लर्निंग लेटेंट लर्निंग की बात हुई थी जब हम टॉलमेंट की बात कर रहे थे कि चूहे को वो रास्ता याद रहता है या स्कूल से वापस आने का रास्ता। आपके दिमाग में कॉग्निटिव मैप्स बने होते हैं, मेंटल मैप्स बने होते हैं, दिमाग में एक इमेज बनी होती है। तो ये सोशल लर्निंग थियोरी है, बेंड्यूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आक्रामक व्यवहार भी बच्चे देख करके सीखते हैं, ये भी इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन बेंड्यूराज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंड्यूरा के अवलोकनात्मक अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है। अभी आपको बताया था कि जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये मॉडलिंग की एक प्रक्रिया है जिसमें 4 स्टेप हैं, ARPR, है ना। इन 4 स्टेप में से कौन सा नहीं है? बिल्कुल सही जवाब एसिमिलेशन नहीं है। अभी क्योंकि हम सवाल कर चुके हैं। देखो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपका रिवीजन कराना इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो, रिवीजन करें और नए सवाल आपके सामने आए तो आप घबराएं नहीं। बेवजह आपको डराना इसका उद्देश्य नहीं है इस क्लास का, है ना, कि ऐसे सवाल बता दो कि आपको समझ ही ना आए। ध्यान धारण अभिप्रेरणा ये है, अटेंशन रिटेंशन मोटिवेशन, जिसको हम रीइंफोर्समेंट, लास्ट का जो आर है वो रीइंफोर्समेंट है, जिसको मोटिवेशन भी कह सकते हैं। इसमें प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, एसिमुलेशन दिया है जो कि पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31 क्या कहता है? द फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू विच थियरी। ये जवाब मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में दे चुकी हूँ। अगर वो एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल्ड नहीं होती तो इसमें समय लगना चाहिए था। इसमें मैं आपको 30 सेकंड का समय भी मुश्किल से दूंगी। आप हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें, फटाफट से आप जवाब देंगे। बिल्कुल सही बात है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो है सोशल लर्निंग थियोरी में बेंड्यूरा की जो थियोरी है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कह दे इसको, वाइकेरियस लर्निंग भी होती है इसमें, ध्यान रखिएगा। वाइकेरियस मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, कि आप लंदन नहीं गए बट आपने लंदन के व्लॉग्स देखे हैं। अब आपको वहां के रास्ते या जगहों के नाम पता है। कैसे सीखा? वाइकेरियसली, किसी और के अनुभव से। कोई मूवी देख के कुछ सीख लिया, इनडायरेक्टली सीख लिया। वाइकेरियसली आप रीइंफोर्समेंट भी आपको मिल सकता है, बढ़ावा मिल सकता है कि आपकी गली में कोई फर्स्ट आया, आपके गांव में कोई फर्स्ट आया तो उसकी नौकरी लगी, भाई पैर मत वो करो, तो उसकी नौकरी लगी और आपको लगा यार हमें भी पढ़ना चाहिए, हमारी भी नौकरी लगेगी, तो वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट हो गया। वाइकेरियस पनिशमेंट कब हो जाएगी? आपने देखा कि मेरे भाई को डांट पड़ी किसी काम के लिए, या आपकी क्लास में बैठा हुआ आपके बराबर में बेंच पे जो बैठा था बच्चा, उसको पनिशमेंट मिल गई किसी चीज के लिए। अब आप वो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वाइकेरियसली आपको भी पनिशमेंट मिल गई इनडायरेक्टली। तो वाइकेरियस है अप्रत्यक्ष अधिगम, किसी और को देख करके, चाहे वो मूवी में हो, किताब में पढ़ करके हो, इनडायरेक्टली आपने किसी के अनुभव से सीख लिया, किसी और के अनुभव से आपको डांट पड़ गई या आपने सीख लिया, तो वो अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे छोड़ देते हैं एग्जाम्पल, मतलब शौर्य ऐसे थोड़ा फन कर रहा था अपने पैरों के साथ, तो अब शौर्य को मैंने बोला हो सकता है आप में से कोई भी बैठ के पढ़ रहा हो और पैर हिला रहा हो, तो वो भी एकदम ठीक हो गया हो कि हाँ भाई शौर्य को कहा गया है, हम भी शांति से बैठ जाते हैं सीधे, है ना। वो क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है, आपका सारा फोकस या तो स्क्रीन पे होता है या इधर होता है। तो वाइकेरियस लर्निंग, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट, वाइकेरियस पनिशमेंट, ये सब हो सकता है, यानी इनडायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे चलेंगे। विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रेंथन बिहेवियर। यानी कौन सा एक प्रिंसिपल है जो ये दर्शाता है कि प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज यानी अच्छे कॉन्सिक्वेंस यदि होंगे, सुखद परिणाम यदि किसी चीज के होंगे, तो वो व्यवहार को मजबूत करेंगे, आप वो चीज फिर से रिपीट करेंगे जिस चीज का परिणाम सुखद होगा। बताओ भाई। लॉ ऑफ इफेक्ट सिंपल है, थॉर्नडाइक की थियरी है। लॉ ऑफ इफेक्ट 3 प्राइमरी लॉज हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा तैयार है कि नहीं है सीखने के लिए। एक्सरसाइज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज आता है इसमें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम, है ना। ज्यादा प्रयास करोगे तो चीजें, अभ्यास करोगे तो चीजें टच में रहेंगी, रिवीजन करोगे इसका मतलब, और रिवीजन नहीं करोगे तो डिसयूज में चली जाएंगी, भूल जाओगे पेपर में। इसीलिए हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज को ही अपना रहे हैं हम, कितने सवाल कर रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी अलग है, ये आपका गेस्टॉल्टवाद में आता है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि सिर्फ कोहलर की थियरी आपके सिलेबस में मेंशन है, पूरा गेस्टॉल्टवाद नहीं है। प्रभाव का नियम, क्योंकि अब समय कम है। लॉ ऑफ इफेक्ट, यदि किसी चीज का प्रभाव आप पे पॉजिटिव पड़ेगा तो आप दोबारा वो काम करेंगे, और अगर नेगेटिव पड़ेगा तो आप दोबारा वो काम नहीं करेंगे। कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना अच्छा लगा तो आप दोबारा जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जाएंगे।
ठीक है, बात सही है। थर्ड ऑप्शन 70% लोग सही जवाब दे रहे हैं। प्रभाव का सिद्धांत, यही 3 मुख्य नियम है प्राइमरी, बाकी के 5 सेकेंडरी हैं। तो इनके अलावा जो 5 कोई भी मिल जाए तो आप समझ जाना कि वो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी कौन है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। अ चाइल्ड एक्ट्स एज अ गुड बॉय और गुड गर्ल टू गेन अप्रूवल, दिस फॉल्स अंडर विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग थियरी। एक बच्चा स्वीकृति पाने के लिए अच्छा लड़का या अच्छी लड़की के रूप में कार्य करता है, यह कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत आता है? यानी एक बच्चा होमवर्क पूरा कर रहा है अपना, या सच बोलता है क्योंकि उसके माँ बाप उस पर प्राउड महसूस करेंगे, उसको कहेंगे गुड, वेरी गुड, शाबाश, कितना अच्छा बच्चा है, सारा सिलेबस टाइम पे पूरा कर लेता है, बेस्ट बच्चा है हमारा। तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल थर्ड स्टेज है जो कन्वेंशनल लेवल पे आएगी, यानी पारंपरिक, यानी लोगों के हिसाब से आप यहाँ पे सही और गलत को मानते हैं, या परंपराओं के हिसाब से, जो कि 48% लोग सही जवाब, 59% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। ये क्या कहता है? द फॉर्मूला नीड यानी आवश्यकता, ये आपको करेगी ड्राइव, ड्राइव से आएगा बिहेवियर, बिहेवियर से गोल अचीव हो जाएगा। इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? बताइए फटाफट से, कोर कॉन्सेप्ट है किसका? भाई ड्राइव, भूख लगी है, नीड है खाने की, ड्राइव कर रही है ये चीज आपको, भूख जो है ना, उसकी वजह से आपने सही व्यवहार किया, गए फ्रिज में खोल के कुछ खा लिया, गोल अचीव हो गया, ड्राइव रिड्यूस हो गई। क्या है ये? कौन है ये? बताओ फटाफट। ड्राइव रिडक्शन थियरी, चालक न्यूनता, कौन है? क्लार्क हल, CH हल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35। द बेसिस ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच थियरी? क्रमायोजित अनुदेशन या अभिक्रमयोजित अनुदेशन का आधार किस सिद्धांत से लिया गया है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? ये याद करो, वो व्यक्ति स्किनर, उन्होंने दिया है, जिसके माध्यम से वो व्यवहार को शेप कराते हैं, यानी दिशा देते हैं। वो चाहते हैं कि एक बच्चा जो है ये एक्शंस ले, बाकी कोई आदत है वो छोड़ दे, तो ये शेप करा रहे हैं व्यवहार को, है ना। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपको सेल्फ लर्निंग होती है, सेल्फ पेस, खुद के सेल्फ पेस लर्निंग, यानी आप अपनी गति से सीख सकते हैं। जैसे आप कैंडी क्रश खेल रहे हैं, वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का उदाहरण है कुछ हद तक। सेल्फ पेस लर्निंग यानी बच्चा अपनी गति पे, तो ऐसा नहीं कि आपका दोस्त और आप कैंडी क्रश खेल रहे हो अपने अपने फोन में, तो आप जब तक अपना लेवल क्रॉस नहीं करोगे तो आपका दोस्त भी सेम ही लेवल पे खेल रहा हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है आप 5वें लेवल पे खेल रहे हो, आपका दोस्त 500वें लेवल पे हो कैंडी क्रश के। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ पेस लर्निंग है, आपको हिंट मिलेगा, आप फेल हो गए यदि तो नेक्स्ट डिफिकल्टी लेवल पे नहीं जाओगे, उसी लेवल पे रहोगे। जैसे ही आप फर्स्ट लेवल क्रॉस करते हो तो आप दूसरे पे जाते हो, फिर दूसरा क्रॉस करते हो तो तीसरे पे जाते हो, नहीं हो रहा होता है तो फीडबैक मिलता है। तो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है कि एक प्रोग्राम है जो प्रॉपर प्रोग्राम्ड है और आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है और आप खुद से अपनी गलतियां करके आगे बढ़ रहे हो, है ना। इसकी बात ये क्लासिकल कंडीशनिंग से नहीं, ये ट्रायल एंड एरर से। वैसे तो इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था ये जो इनका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ना, ये इनके थॉर्नडाइक के रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड वाला जो पनिशमेंट वो था ना कॉन्सेप्ट, उस पे बेस्ड था ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, कि आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है ना जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जब आपका लेवल 1 क्लियर हो गया यानी आपको रीइंफोर्समेंट मिला। तो ये ट्रायल एंड एरर थियरी नहीं, एग्जैक्टली ट्रायल एंड एरर पे नहीं, बट जो रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट है थॉर्नडाइक का, उस पे बेस्ड है। तो बाकी कोई और ऑप्शन इसके नजदीक नहीं है, तो हम फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, अदरवाइज उसको रीइंफोर्समेंट कर लेना ऑप्शन को बदल करके। ठीक है, तो ये थॉर्नडाइक के रीइंफोर्समेंट वाले कॉन्सेप्ट से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो स्किनर ने यूज किया इंस्पायर्ड था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू पियाजे डेवलपमेंट इज अ डैश प्रोसेस। पियाजे के अनुसार विकास एक डैश प्रक्रिया है। फटाफट से आप जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताओ। फटाफट बताओ। 71% लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। अरे यार मत करो ये सब, मत कर लाला, ऐसे कैसे जवाब दे सकते हो आप? रो दूं मैं ये देख के? पियाजे के अकॉर्डिंग कब से डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया सरकार? कौन सी किताब में पढ़ लिया? क्या हो गया आपको? मत करो ऐसे प्लीज, आंसू आ गए मेरे। फर्स्ट कैसे आ रहा है ऑप्शन? यही क्वेश्चन का पोल दिया है शायद, या कोई और देखे सो गए हो? 36 फर्स्ट कह रहे हैं। 68% लोग अभी भी। डिसकॉन्टिन्यूअस होता है पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है। पियाजे कहते हैं 4 स्टेजेस में होती है, जन्म से 2 इतना, फिर 2 से 7 इतना, फिर 7 से 11 इतना। ये जो 4 स्टेजेस हैं ये टूट के चल रहे। जो भी व्यक्ति स्टेजेस में डेवलपमेंट देता है यानी वो डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूअस मानता है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं है कि एक टाइम के बाद रुक जाएगा,
चलेगा तो हमेशा, लेकिन डेवलपमेंट स्टेजेस में होकर के चलता है, डिसकॉन्टिन्यूअस, असतत। इवन कोहलबर्ग भी यही कहेंगे या एरिक्सन भी यही कहेंगे, जो भी स्टेजेस में कह रहा है। कॉन्टिन्यूअस किसके अकॉर्डिंग होगा? जो एज की बात नहीं कर रहे, जो स्टेजेस की बात नहीं कर रहे, जैसे वाइगॉत्स्की। बेसिक है ये एकदम, इसीलिए बड़े बूढ़े कहते थे पढ़ लेना चाहिए पेपर से पहले थोड़ा। इट्स ओके मुझे पता है आपने उस कॉन्सेप्ट पे कम फोकस किया है ना। तो रैंडम नहीं है, मैकेनिकल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब आप वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग अगर चार्ट बनेगा तो ऐसा बनेगा, क्योंकि वो स्टेज की बात नहीं कर रहे। स्टेजेस की बात जो करेगा उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं होता कि बस हो गया खत्म, हमेशा चलता कि डेवलपमेंट एक टाइम के बाद बंद हो जाएगा, ये नहीं है। स्टेजेस में टूट के चलेगा, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूअस है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 37, वाइगॉत्स्की बिलोंग्ड टू विच। कुछ क्वेश्चन तो मुझे ऐसे लग रहे थे, मैंने जब एक बार नजर मारते हो आप कि यार ये क्यों है, इसको हटा दिया जाए, बट अब आपके लक्षण देख करके मुझे लग रहा है कि और आसान ले आती। देखो एक बार, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं मजाक में आपको कह देती हूँ, बट पेपर में नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन क्लियर हो, इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, वाइगॉत्स्की बिलोंग टू विच कंट्री एंड व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फेमस बुक। अब क्योंकि यूपीटेट में कभी कभार एक आध डेफिनेशन का क्वेश्चन आ गया तो मैंने ऐसे रैंडमली ये डाल दिया है, इसको ऐसे सीरियस मत लेना कि यही आएगा। डेफिनेशन का क्वेश्चन, आप डेफिनेशन बिल्कुल मत रटिए, ऑथर्स बिल्कुल मत रटिए, बस थियोरी से रिलेटेड जो बंदे हैं, मतलब थियोरी से रिलेटेड बंदे मतलब आपके दोस्त या मेरे दोस्त नहीं। थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर, पावलोव ने दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ने दिया है कौन सा आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं, आरएस टाइप भी कहते हैं, है ना। ये नाम याद कर लो। इनसाइटफुल लर्निंग दी है कोहलर ने, ये नाम याद कर लो, बट डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। किताबें किसने कौन सी लिखी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी भी याद कर लोगे, 1000 याद कर लोगे, वो 1101 पूछ लेगा और एक नंबर का आएगा, मुश्किल से 2 का आ जाएगा हद से हद, उस चक्कर में कितना याद करोगे, समझ रहे हो। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको थोड़ा फील आए पेपर वाला, सेकंड ऑप्शन 42% लोग, बिल्कुल हमें ये पता है कि वाइगॉत्स्की रशिया से थे, तो इस तरह का सवाल आना नहीं है, ये नहीं पूछेगा कहां से थे, बस ये आपको थोड़ा फील देने के लिए। और इनकी जो एक बुक है थॉट एंड लैंग्वेज, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो है वैसे भी फ्रॉइड की बुक है, और वो जर्मनी से नहीं, वियना से थे, ऑस्ट्रिया से, स्विट्जरलैंड से ही आपके प्याजे, और अमेरिका एजुकेशन साइकोलॉजी। एनीवे चलो आगे बढ़े। विलियम जेम्स की एक बहुत पुरानी बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, देख के मुझे याद आ गया, बट मत नाम याद रखो, बुक्स के एंडलेस है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजे द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन इज अचीव्ड इन विच स्टेज। ये तरीका है यूपीटेट का, पियाजे से ऐसे ही लड्डू से क्वेश्चन आते हैं जनरली, मैंने जब देखे हैं पियाजे से, मैंने वैसे हर तरह के क्वेश्चन जितने यूपीटेट में आ सकते हैं आज इंक्लूड किए हैं। पियाजे के अनुसार संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में प्राप्त होती है? 3 चीजें हैं जो CCS बताया था आपको, ये तीनों चीजें CCS, सी से ही एक स्टेज है जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, थर्ड स्टेज 7 से 11। इसमें आती हैं 3 चीजें, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे क्रम में लगाना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को सीरिएशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन है कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, कि सर्कल है तो सर्कल के जैसे रखेंगे, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल रखेंगे, हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर के बेसिस पे क्लासिफाई कर पाना, ये भी इसी स्टेज में आता है। और कंजर्वेशन के हाइट शेप साइज चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर ये 20 ml पानी है, 50 ml पानी है, तो ये 50 ml ही रहेगा, चाहे मैं इसको इस बॉटल में डालूं, चाहे एक बाल्टी में डाल दूं, तो शेप साइज बदलने से वॉल्यूम सेम रहता है, ये कंजर्वेशन है। ठीक है, क्लियर है। कब आता है? थर्ड स्टेज में। 72% लोग सही जवाब दे रहे हैं। फाइनली कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। सेंसरी मोटर ऐसे ही सवाल आते हैं यूपीटेट में, फिर आपको आसानी वाले सेंसरी मोटर जन्म से 2, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव, ये बेसिक्स जरूर पता होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। प्याजे के केस में तो आसानी लगते हैं वो सवाल आपको सीटेट के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, एडवर्ड थॉर्नडाइक बिलोंग टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित थे? अभी शुरुआत में बताया था, पैवलव हो, थॉर्नडाइक हो, गुथरी हो, हल हो, CH हल जिनको कह रहे हैं, इवन बेंड्यूरा हो फॉर दैट मैटर, आपके स्किनर हो, ये सब कहाँ व्यवहारवादी हैं, ये सब घोर व्यवहारवादी हैं, जो पनिशमेंट, रिवॉर्ड, कंडीशनिंग, इन सब की बात करते रहते हैं। आज के समय में हम व्यवहारवाद को उतना अच्छा नहीं मानते जितना हम रचनावाद को मानते हैं, कि बच्चा रचना करके सीखे, बजाय कि रिवॉर्ड के, पनिशमेंट के, डर और कंडीशनिंग के ये सब झमेलों से। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करती है, जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा में बता दे रही हूँ, कार्ल रॉजर्स इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात करते हैं, यानी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी दी है इन्होंने, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी आपका एक टॉपिक है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। हालांकि आज सिर्फ थियरीज की टॉपिक है, बट ये नाम याद आ गया है तो। और विलियमसन ने दी है आपकी, विलियमसन एक व्यक्ति हैं जिन्होंने काउंसलिंग की बात की है, डायरेक्टिव काउंसलिंग की, जिसमें आप डायरेक्ट सॉल्यूशन बता देते हो, डायरेक्ट करते हो, जो आपका थेरेपिस्ट है या काउंसलर है वो एक्टिव रहता है। कार्ल रॉजर्स वाली नॉन डायरेक्टिव में जो क्लाइंट है उससे सॉल्यूशन निकलवाया जाता है, क्लाइंट सेंटर्ड है वो, इसीलिए क्लाइंट सेंटर्ड कह रहे हैं कार्ल रॉजर्स वाली थेरेपी को, या थेरेपी भी नहीं, उसको काउंसलिंग बोलेंगे। ये बेसिक सी दो बातें एक्स्ट्रा में याद रख लोगे तो भला हो जाएगा पेपर में, यू नेवर नो कहाँ से क्या टपक जाए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ, दिस इज वॉट आई कॉल एनलाइटनमेंट एंड प्योर सोशल सर्विस। थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा सेल्फिश रीज़न है इस काम को करने का, मैं ये नहीं करूँ, मैंने बीच में देख लिया है बहुत फ्री रह के भी, है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। इतना प्यारा काम है ये, मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने आप को कि ऐसा कुछ करने को ईश्वर ने दिया है या मिला है, कि बहुत ही अच्छा लगता है जब आप काम करते हो, कमेंट्स पढ़ते हो, बाद में आप लोग मिलते हो, नौकरियां लगती हैं, पेपर क्लियर होते हैं, मतलब इससे बेहतरीन काम क्या होगा। और इससे आपके जीवन में आप वहां भी पहुंचे जहां से आपको चिंता नहीं है कि नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या और वट एवर। तो वो ये बहुत रेयर केस में हो पाता है कि आपका पैशन और आपका काम एक ही हो जाए। एनीवे नहीं तो कोई रीज़न नहीं है अब 10 साल बाद इतने घंटे लगे रहने का, यही रीज़न है सिर्फ एकमात्र, बाकी कोई और रीज़न उतना बड़ा नहीं है कि मोटिवेटेड रख सके। सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 85% लोग, चलो खैर आते हैं, इमोशनल मत करो मुझे, ऐसे इमोशनल चल रहा है आपका, इमोशनल डैमेज है। स्किनर बॉक्स डैमेज नहीं। द स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट वॉज प्रीमैरिली कंडक्टेड ऑन, ये तो आप बता दो आंख बंद करके, रैट, इवन द रैट वॉज वाइट कहा जाता है, चूहा। स्किनर बॉक्स प्रयोग चूहा, पिजन का प्रयोग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या शेप करने में व्यवहार वो कबूतर पे प्रयोग है ना। रैट अमेरिकन थे स्किनर, और रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है इनको, व्यवहारवादी ही थे। 20th सेंचुरी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट में इनका नाम आता है स्किनर में, ठीक है ना। डॉग, फुल साइकोलॉजी के लिए बुक बता दो यार। देखो आपके सिलेबस के लिए कोई एक किताब काफी नहीं है, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है, आपको एनआईएस भी पढ़नी है, आपको इग्नू भी पढ़नी है, तो वो सब हम एक बेसिक से बैच में दे देते हैं, या यूट्यूब पे जितना पढ़ा पाते हैं वो कर लेते हैं। अगर आप वैसे साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हो तो आप बैरन ले लो, बहुत सारी किताबें आती है फिर हार्डकोर साइकोलॉजी की जो एकेडमिक्स की किताबें हैं, बट टीचिंग एग्जाम्स के लिए मत लेना, वो बहुत भारी किताबें हो जाएंगी, है ना। वो पढ़ाने के लिए पढ़ना हो तो ले लेना। डॉग पे एक्सपेरिमेंट आपको पता है पैवलव का है, कैट पे थॉर्नडाइक, रेट स्किनर हो ही गया, और पिजन यानी कबूतर भी, चिंपैंजी आपका कोलर। ये मैं बार बार इसीलिए लिख रही हूँ कि आपके दिमाग में छप जाएं ये चीजें, पेपर में गलती से भी गलत ना हो, प्रेशर होता है ना थोड़ा सा पेपर में कई बार, तो आप आती हुई चीज भी गड़बड़ हो जाती है, तो वो ना हो। 7-8 सवाल और हैं, फटाफट कर लेते हैं। विच थियरिस्ट स्ट्रांगली आर्ग्यूड दैट सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर प्ले अ मेजर रोल इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सोशल इंटरेक्शन यानी समाज, SCL बोलती हूं मैं इसको, कल्चर यानी C फॉर कल्चर यानी संस्कृति आपकी जो चला आ रहा है, और लैंग्वेज, तीसरी चीज है लैंग्वेज, भाषा, जिसको टूल माना है उन्होंने। ये तीनों चीजें बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं बच्चे के दिमाग के विकास में, संज्ञानात्मक विकास में। संज्ञान मतलब थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो सब संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। विकास के 3 मुख्य प्रकार, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसका। 87% लोग लेव वाइगॉत्स्की कह रहे हैं, चलो बात ही खत्म हो गई, आपको सब पता है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकले, वाओ। क्लार्क हल की थ्योरी पता है ना, ड्राइव रिडक्शन, भूख लगी तो ड्राइव किया उस हंगर ने आपको, पानी पिया, रिडक्शन हो गया, यानी भूख शांत हो गई। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, द मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी वॉज गिवन बाय, आसान सा सवाल है, लड्डू सवाल है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड नाम की, जिसमें इन्होंने 1983 में कई प्रकार की बुद्धि की बात की। उस टाइम 7 थी, आज की डेट में एनसीईआरटी में 8 टाइप है इंटेलिजेंस के। हार्वर्ड गार्डनर शायद जीवित हैं अभी भी, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये कहते हैं आईक्यू ही सब कुछ नहीं है, मल्टीपल तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है, मल्टीपल तरीके से लोग 8 प्रकार की बुद्धियां रखते हैं, किसी में म्यूजिक का इंटेलिजेंस होगा, किसी में नेचर का, किसी में खुद को समझने का, किसी में लोगों को समझने का, किसी में मैथ्स को समझने का, किसी में भाषा को समझने का, किसी में स्पोर्ट्स को समझने का। तो ये आपका 8 प्रकार हैं गार्डनर के अकॉर्डिंग जो बुद्धि के, जहां आप नीरज चोपड़ा देख रहे हैं तो बॉडी का एस्थेटिक इंटेलिजेंस देख रहे हैं,
रविन्द्रनाथ टैगोर देख रहे हैं तो आप वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस देख रहे हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस अरिजीत सिंह को देख रहे हैं आप। मदर टेरेसा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल गौतम बुद्ध, नेचुरलिस्टिक गार्डनर या जो भी नेचर को पसंद करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिकल रामानुजन, है ना। विजुअल स्पेशल में आपका जो भी पेंटर है, आर्टिस्ट है, वो आ जाएगा। अच्छा, इसमें आपको पता है रॉबर्ट गैने ने हायरार्की ऑफ लर्निंग दिया है। देखो ये यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन एक जरूर आएगा किसी ना किसी तरह से। हायरार्की ऑफ लर्निंग यानी सीखने का पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ लर्निंग। एडवर्ड टॉलमैन, अभी हमने बात की थी लेटेंट लर्निंग की या फिर साइन लर्निंग की, कि लर्निंग लेटेंट रहती है, छिपी हुई रहती है जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। जैसे चूहों को वो मेज का रास्ता याद था। गुथरी आपका कॉन्टिग्यूटी का सिद्धांत है, एक साथ यदि वो जो गर्म हाथ पे वन ट्रायल थियोरी है इनकी, कि एक ट्रायल में भी सीख सकते हो, मल्टीपल की जरूरत नहीं है। कॉन्टिग्यूटी, समीपता का सिद्धांत, ठीक है सब ये व्यवहारवादी ही, गार्डनर को छोड़ के। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड्स साइको एनालिटिकल थियोरी विच पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। अब इसको रियलिटी प्रिंसिपल पूछे तो जवाब अलग है। अगर डिजायर प्रिंसिपल पूछ ले आपसे कि डिजायर पे कौन सा काम करता है, तो आप कहेंगे जी ये इड है। अगर आपसे पूछ ले मॉरलिटी सही और गलत, तो ये सुपर ईगो है। लिबिडो तो एक तरह से सेक्सुअल अर्ज है, या एक अर्ज है, एनर्जी है जो आपकी हर एक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं शामिल है, ठीक है। तो ईगो यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, बैलेंस करने की कोशिश करता है इड और सुपर ईगो के बीच में, डिजायर और मॉरलिटी के बीच में रियलिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ईगो कहेगा कि ठीक है, सुपर ईगो कहेगा नहीं तुम तो डाइटिंग पे हो, जरा सी भी चॉकलेट नहीं खानी है चाहे 2 साल से मन कर रहा हो, तो ये सुपर ईगो है। इड कहेगा अरे यार रोज चॉकलेट खाओ मन कर रहा है, तो बीच में ईगो रियलिटी लेके आएगा कि कोई बात नहीं यार एक पीस खा लो, मन की भी हो जाएगी और वो जो मॉरलिटी वाला पार्ट है वो भी बैलेंस रहेगा कि कोई बात नहीं हफ्ते में एक दिन चीट मील ले लेते हैं। तो ईगो बैलेंस करता है। ये पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट हैं एज पर सिगमंड फ्रॉइड। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस वाला भी गेम है, तो टोटली अनकॉन्शियस इड होता है, बीच में फिर ईगो और सुपर ईगो तो आपका है ही कॉन्शियस। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द थियोरी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग का प्रोपोनेंट पूछा है, त्रुटि एवं प्रयास के प्रतिपादक। ये तो आपने आंख बंद करके भी नहीं बताया, तो आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगी दुख के मारे। ये तो इतना आसान सवाल हो गया, अब हमने कितना कुछ तो डिस्कस कर लिया है ना। इन्होंने कनेक्शनिज्म, संबंधवाद, कुछ थोड़ा सा नया बता देती हूँ क्योंकि ये तो आपने कई बार समझ लिया। कनेक्शनिज्म यानी संबंधवाद की बात की है, संबंधवाद। आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थियोरी है इनकी, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व कह लीजिए आप, जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। कौन है ये व्यक्ति? महान एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने ही रिवॉर्ड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एजुकेशन में लेकर के आए, और इन्होंने ही साइकोलॉजी को एजुकेशन में, साइकोलॉजी के जो सिद्धांत हैं उनको एजुकेशन में इस्तेमाल में लाना शुरू किया काफी हद तक। इतनी बात क्लियर है? काफी स्पीड में हमने सवाल किए वैसे आज, 101 मिनट हुए हमको। और हाँ, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर वही है इंसाइटफुल लर्निंग वाले, इनका फर्स्ट नेम वोल्फगैंग है, डरना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखना, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी। देखो कई बार ना ऐसी हरकतें करता है यूपीटेट के ऐसे सवाल पूछ लेगा, आपको लगेगा ये सवाल है, मजाक है? हाउ मेनी स्टेजेस, ये तो आप सोते सोते बता दोगे। ये 90%, इसमें भी 90% यार, इसमें तो कम से कम ऐसे 100%, 99% कुछ तो ऐसे जवाब दो, इसमें गलती करने का स्कोप कहाँ है? ओ गॉड, देखना सेकेंड ऑप्शन 84% लोग। चलिए देख लेते हैं 4 स्टेजेस पियाजे की, SPCF, सेंसरी मोटर, इंद्रिय गामक, ऑब्जेक्ट परमानेंस। 2 से 7 एनिमिज्म, ईगो सेंट्रिज्म, सब यहीं आ जाता है, इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक। तो 4 स्टेजेस हैं SPCF पियाजे की। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, इन Pavlov's experiment when the dog salivates to the sound of the bell, ध्यान से पढ़ना, Pavlov के एक्सपेरिमेंट में जो डॉग है वो सेलिवेट करता है, यानी उसके मुंह से लार आती है जब वो बेल की
घंटी सुनता है, सिर्फ बैल की घंटी सुनता है। यानी Pavlov's in Pavlov's experiment when the dog salivates to the sound of the bell alone, the salivation is termed as, ये जो लार का आना है इसको क्या कहोगे आप, जब सिर्फ घंटी की आवाज पे लार आ जाए। टू द साउंड ऑफ द बेल अलोन, यानी सिर्फ घंटी बज रही है और मुंह से लार आ जा रही है, खाना है नहीं है, पिक्चर में नहीं है ये बात। तो पैवलव के प्रयोग में जब कुत्ता केवल घंटी की आवाज पर, केवल घंटी की आवाज पर, ध्यान दीजिएगा, केवल घंटी की आवाज पर लार टपकाता है तो इस लार टपकाने को क्या कहते हैं। जब सिर्फ घंटी की आवाज पे लार टपकाने लगे, दैट मींस ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, तटस्थ उद्दीपक था, जो आर्टिफिशियल था पहले घंटी, जिसकी आवाज से फर्क नहीं पड़ता था, उसको इतनी बार फूड के साथ जोड़ा गया है जो नेचुरल या अनकंडीशनड स्टिमुलस है, कि अब सिर्फ घंटी से, घंटी की आवाज जो अब CS बन चुकी है, उससे UCR आ जा रहा है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आ जा रहा है, यानी स्लाइवा का आना, ये CR भी बन जाएगा, इसको CR भी कह सकते हो कि अब ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। तो इस न्यूट्रल स्टिमुलस से, जो घंटी पहले न्यूट्रल थी, इससे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स लाना, इसी को कंडीशनिंग कहते हैं। 35% लोग हैं मात्र जो सही जवाब दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं है। बैच में नहीं आए ना आप लोग पढ़ने, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे समझ लेंगे, बट कब समझेंगे अब, अभी शुरुआत में समझाया था, आज वो फिर से देखना। मैं एक बार ये चार्ट निकाल के अभी फिर से आपको या तो थोड़ी देर में बताती हूँ, लास्ट में आज एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी 37% लोग मात्र, इतना कहानी गाने के बावजूद। देखो सिर्फ घंटी की, अब मैं बता देती हूँ बाकी के क्यों नहीं होंगे, सिर्फ घंटी की आवाज पे जब सेलिवेशन हो जा रहा है, तो ये जो घंटी की आवाज है, द बेल अलोन व्हेन द डॉग सेलिवेट्स, सेलिवेशन इज टर्म्ड एज, हाँ कंडीशनड रिस्पॉन्स है ये सेलिवेशन। देखो ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स तब होता जब ये सिर्फ फूड की खुशबू पे लार आ रही थी, सिर्फ घंटी की आवाज पे लार आ जा रही है, यहां फूड लिखा भी नहीं है, तो ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। अब कंडीशनिंग हो चुकी है, और कंडीशनिंग होने का के फलस्वरूप जो कंडीशनड स्टिमुलस बेल है, उससे कंडीशनड रिस्पॉन्स आ रहा है, लार का आना। यही सेम रिस्पॉन्स पहले अनकंडीशनड था जब सिर्फ फूड से आता था, अब सिर्फ घंटी से आ जा रहा है, तो ये कंडीशनड बन चुका है, कंडीशनिंग हो चुकी है। 4 स्टेप हैं, अभी बता देती हूं। अनकंडीशनड स्टिमुलस तो फूड है, क्योंकि वो तो नेचुरली है, वो इस अनकंडीशनड से एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को जोड़ना ही तो ऐसा टाइप ऑफ कंडीशनिंग पैवलव की थ्योरी है, कि एक एस क्या है, फूड, जो कि नेचुरल है, अनकंडीशनड है, फूड से तो स्वाभाविक रूप से बायोलॉजिकली आएगी जो लार है। दूसरा स्टिमुलस क्या है, घंटी, जिसका पहले कोई घंटा प्रभाव नहीं पड़ता था, है ना, घंटी से घंटा याद रख लोगे इसलिए बोल रही हूं, ठीक है, तो जिसका कोई जीरो प्रभाव था, वो घंटी अब बन गई है स्टिमुलस, कौन सा, कंडीशनड स्टिमुलस, पहले वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो बात को, अभी भी 40% लोग ही सही जवाब दे रहे हैं। कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस तो ये बेल है, बेल थोड़ी पूछा है हमसे, सरकार पूछा है सेलिवेशन को क्या कहोगे, ये जो लार का टपकाना है इसको क्या कहोगे। अगर बेल पूछा होता तो कंडीशनड स्टिमुलस हो जाता, रिस्पॉन्स के बारे में पूछा है, सवाल भी तो पढ़ोगे ठीक से, ऐसे कैसे चलेगा। अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस तो आपका फूड ही है, सिंपल। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्लाइवा है, अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्लाइवा है, कंडीशनड स्टिमुलस बाद में बन गई है घंटी, क्योंकि फूड तो अनकंडीशनड ही है, और कंडीशनड रिस्पॉन्स बन गया है स्लाइवा, जो पहले अनकंडीशनड होता था, क्योंकि अब सिर्फ घंटी से आ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये स्लाइवा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स नहीं बचा, अब अनकंडीशनड तब था जब तक कंडीशनिंग नहीं हुई थी, फूड से आ रहा था, समझो बात को, इसलिए ये अनकंडीशनड नहीं कह सकते, कंडीशनड कहेंगे इसको, समझ रहे हो। इसकी इमेज अगर है, हाँ देखो पैवलव्स, ये PDF मिल जाएगी, इसमें सारी इमेजेस हैं समय समय पे, तो आप रिवाइज कर लेना। देखो इसमें 2-3 चीजें और हैं, अगर आपको कंडीशनिंग करानी है डॉग की, तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अगर उद्दीपक में विभेद नहीं कर पाया तो कंडीशनिंग नहीं हो सकती। मतलब क्या है, अगर पैवलव की घंटी, पैवलव के पड़ोसी की घंटी, पैवलव के रिश्तेदारों की घंटी सब एक ही जैसी बजती हैं, और डॉग को पता ही नहीं है कौन सी घंटी है जिस पे लार आनी है, जिसके साथ खाना आएगा, इसका मतलब वो स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा बाकियों से, कि ये मेरे पापा आए हैं तो उन्होंने हॉर्न बजाया है, या किसी की भी गाड़ी का हॉर्न है। जब तक डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा तब तक कंडीशनिंग नहीं होगी। तो स्टिमुलस का डिस्क्रिमिनेशन जरूरी है। कंडीशनिंग के लिए शर्त क्या है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, उद्दीपक का विभेदन जरूरी है, कि आपको पता हो ये दूसरे उद्दीपकों से अलग है, ये घंटी अलग है।
तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो पाया। दूसरा, स्टिमुलस जनरलाइजेशन अगर हो जाएगा तो कंडीशनिंग में प्रॉब्लम है कि अब आप कुत्ता जो है हर घंटी पे लार टपकाने लगा है, तो ये जनरलाइजेशन है, तो भी कंडीशनिंग वीक पड़ जाएगी। एक्सटिंक्शन क्या है, जब बहुत दिन तक घंटी बजेगी खाना नहीं आएगा तो विलुप्त हो जाएगी जो कंडीशनिंग हुई थी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ये वैसा ही है कि आप फोन का इंतजार करते रहे, अब वो फोन आता नहीं है तो आप भूल गए, ठीक है। किसी दिन स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो सकती है कि वैसा दिखने वाले नंबर से आपको एक दिन कॉल आ गया जिस कॉल का आपको इंतजार था, अब आपकी एकदम स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई, या तो आप एक्साइटेड हो गए या तो आपको एंग्जाइटी हो गई। तो ये स्पॉन्टेनियस रिकवरी है कि अब कंडीशनिंग जा चुकी थी, उस व्यक्ति से अब बात नहीं होती, जीवन खत्म, टाटा बाय बाय, अपने अपने जीवन में आप खुश हैं, जीवन खत्म नहीं, वो वाला जीवन खत्म। तो ये अचानक से अगर वापसी होगी तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी है ना, कि आप सेम किसी जगह गए एकदम से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई, वॉटएवर, ज्यादा दिल पे मत लो, ये मैं एग्जांपल्स देती रहती हूँ ताकि आपको मन लगा रहे। सिमिलर स्टिमुलाई, ये तो हम बता ही चुके हैं। अच्छा, आपको वो 4 स्टेप भी बता देती हूँ जिससे कंडीशनिंग होती है। 2 सवाल और कर लो फिर बताऊंगी अच्छे से, है ना। 48 सवाल ही हैं आज के, 48 क्वेश्चंस हैं, 2 और कर लो फिर मैं एक बार वो प्रोसेस पूरा बता दूंगी आपको कि ये क्योंकि आप ये क्लासिकल कंडीशनिंग के क्वेश्चन गलत ही किए जा रहे हो, तब से मैं देख रही हूँ, है ना। फटाफट से देखो। 43% लोग जो है, 37% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। चलो समझते हैं। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरमेंट टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग रिस्पॉन्सेज इज एन एजुकेशनल इंप्लीकेशन ऑफ। सकारात्मक अधिगम अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए सकारात्मक कक्षा का वातावरण बनाना किसका शैक्षिक निहितार्थ है। यानी आप क्या चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव लर्निंग रिस्पॉन्स जनरेट हो, यानी बच्चों को मजा आए सीखने में, जॉय, क्यूरियोसिटी, वॉटएवर। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, लर्निंग रिस्पॉन्स इज एन पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जॉय, जो कि नेचुरली आना चाहिए था, बट आप एक अच्छा सुंदर साफ सुथरा क्लासरूम बना रहे हैं, नई टेबल लाके दे रहे हैं बच्चे को ताकि मन लगे, मन लगना नेचुरल है। 2 स्टिमुलस को जोड़ दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग है, सिंपल। आप लोग सही जवाब इसका दे भी रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे बाकी क्यों नहीं हो सकते, अभी बता देते हैं क्यों नहीं हो सकते, है ना। देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उन्होंने कहा क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट टू क्रिएट पॉजिटिव लर्निंग रिस्पॉन्स। देखिए, जहां पे एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को जोड़ा जा रहा है, अगर ये पता है ऑपरेंट कब होता, जब व्यक्ति खुद से बच्चा एफर्ट ले रहा होता, वहां वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है। ऑपरेंट को ऑपरेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहां वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, यानी ऐच्छिक प्रतिक्रिया है। जो चूहा खुद से दे रहा था, उसे किसी ने कहा नहीं था, कोई घंटी नहीं बजी थी, कोई खाने की खुशबू नहीं आई थी उसकी नाक में, कोई स्टिमुलस नहीं आया था। स्टिमुलस बाद में आता है, वहां पहले रिस्पॉन्स आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में वो इंस्ट्रूमेंट है, उसका जो व्यवहार है जिससे सामने से कॉन्सिक्वेंस या स्टिमुलस आएगा, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है ना। और अगर हम बात करें इसकी क्लासिकल की, तो यहां पहले स्टिमुलस, 2 चीजों को जोड़ के, जो आपकी टीचिंग एड्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से प्रभावित है कि ए फॉर एप्पल समझा रहे हो तो इसको जोड़ दो इससे। साइको एनालिटिकल तो फ्राइड वाली थियरी है, हायरार्की ऑफ नीड्स की तो यहां कोई बात हुई ही नहीं है। तो हमेशा जब भी ऑपरेंट कंडीशनिंग पूछेगा स्किनर वाली, तो पहले एक रिस्पॉन्स करते हुए दिखाएगा बच्चे को, वो वॉलेंटरी रिस्पॉन्स है ना, उसका ऐच्छिक प्रतिक्रिया कर रहा था चूहा। 2 स्टिमुलस को जोड़ के दिखा रहा है, एक है पॉजिटिव लर्निंग रिस्पॉन्स और दूसरा है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरमेंट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर है 48। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट डज द टर्म स्कीमा मीन्स। लास्ट सवाल है आज का। पियाजे के अनुसार स्कीमा का मतलब क्या है, आपको डेफिनेशन बतानी है। आर रिवॉर्ड गिवन फॉर लर्निंग, नहीं, पियाजे और वाइगोत्स्की या रचनावादी लोग, ब्रूनर भी फॉर दैट मैटर, रिवॉर्ड की बात करते हुए आपको कभी नजर आएंगे ही नहीं। वो मीनिंग मेकिंग की बात करेंगे, वो बच्चे को एक्टिव रह के सीखने की बात करेंगे। अ मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, 96% लोगों ने दिल खुश कर दिया जाते हुए कि आपने सही जवाब दे दिया इसका। आसानी है सवाल तो खैर। जानकारी को व्यवस्थित एवं समझने के लिए प्रयुक्त मानसिक ढांचा। अब ये मत कह देना हमने जवाब दे दिया तो आसान कह रहे हो, नहीं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, जैसी उम्मीदें आपने आज मेरी बांधी हैं तो मैं तो खुशी हूं ये देख के। स्कीमा मीन अ मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। जानकारी को व्यवस्थित एवं समझने के लिए प्रयुक्त मानसिक ढांचा एक मेंटल स्ट्रक्चर है, जो मेंटल मॉडल है जिसके अंदर आपका ये पूरी प्रीवियस नॉलेज है, आपकी प्रीवियस नॉलेज है जिसमें आपने सब कुछ रखा है। स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो क्या है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है आपके ब्रेन में। जैसे आपके फोन में होती है ना इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड, ऐसे ही आपके ब्रेन में जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो सारी सूचना, जो भी कुछ भरा हुआ है आपके दिमाग में, आपकी रैम में, आपकी डेटा में, आपकी मेमोरी में, वो सब स्कीमा है, ठीक है, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन।
अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट नहीं, मेथड ऑफ क्लासरूम टीचिंग नो 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 नो। सही है। तो ये पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह लीजिए आप इसको, या जो भी प्रीवियस नॉलेज है आपकी, पूर्व ज्ञान है, वो स्कीमा है। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फोल्डर्स बने हुए हैं आपके दिमाग में अलग अलग चीजों के। अब वो फोल्डर अपडेट कैसे होते हैं, अगर कुछ पुराना एज इट इज आपने ऐड कर लिया तो वो अगर फिट हो जा रहा है तो एसिमिलेशन है, फिट नहीं हो रहा नया फोल्डर बनाना पड़ रहा है तो एकोमोडेशन है, समायोजन है। सिंपल बात। अब मुझे लाइक सब्सक्राइब तो आप कर लेंगे, किसी भी बैच में आपको एनरोल होना हो, पेडागोजी स्पेशल चल रहा है, DEET+V के बैचेस, सीटेट के बैचेस, इनमें एडमिशन्स ओपन है। एनीवे अगर हम बात करें, ये तो आप कर देंगे लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको सेशन पसंद आया होगा। मुझे आपको यार एक बार वो एक्सप्लेन करना है जो आप ये पेवलव का जो सवाल है ना, कि पेवलव की 4 स्टेजेस के कैसे कंडीशनिंग होती है, क्योंकि आप उसमें बहुत गलत कर रहे हैं सवाल। आपको देखना था कि स्लाइवा क्या है, ये पूछा है सवाल में, है ना। 1 मिनट ना, बहुत पीछे चले गए क्या हम, इतना दूर आ गए। देखो भाई फटाफट, बहुत बढ़िया आप लोगों ने इतनी रात को लेट लतीफ, क्योंकि समय से ज़्यादा ये क्लास हो इस चीज़ का मेरी कोशिश रहती है। और मैं एक दिन क्लास लेती हूँ, एक दिन मेरा जो है सर में दर्द रहता है, फिर माइग्रेन दिक्कत चली रही है आपको पता है। मेरी कोशिश है कि मैं कल भी एक क्लास ले लूँ, अगर बहुत हालत मेरी ख़राब नहीं हुई, क्योंकि जैसे मैं कल क्लास नहीं ले पाई, बैच में भी नहीं हो पाई थी कल क्लासेस, क्योंकि परसों अगेन मैंने क्लासेस ली बैक टू बैक, तो वो अभी उतना रिकवरी नहीं है कि, तो अगर कल ठीक रहा, अभी तो मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ, तो एक मैराथन सेशन कल मैं ले लूँगी, नहीं तो मंडे तो लूँगी ही फिर, है ना। अब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे ही है, इतने साल बाद पेपर हो रहा है और आप लोग इतने कमेंट्स आपने किए हैं इतने प्यार से। रुको यार 1 मिनट, ये तो मैं आज बता के ही जाऊँगी चाहे कुछ हो। क्लासिकल कंडीशनिंग कहाँ गया यार वो डॉग, अब मैं बना दूंगी इतनी देर में, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, नहीं तो अब तक मैं बना चुकी होती वो 3-4 स्टेप। देखो एक बार, शुरुआत में ही आया था ना। हाँ ये रहा, ये देखो ये 4 स्टेप हैं सिंपल, जो क्लासिकल कंडीशनिंग में होते हैं, है ना। सेशन कैसा लगा पूछ लो इनको पोल में, लाइक अ गुड बॉय, लगा तो नहीं, गुड बॉय। चलो भाई ऐसे ही भाई कॉलर का इस्तेमाल, कॉलर बोल रही हूँ, कॉलवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड बॉय नाइस गर्ल कह के ही काम करा रहे हैं बच्चों से। देखो एक बार, तो ये पहला स्टेप है कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग है, पेवलव का डॉग है ना। पहले स्टेज में क्या हो रहा है, फूड है, फूड क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशनिंग नहीं हुई है फूड के लिए, कंडीशनिंग की जरूरत भी नहीं है, कि फूड से स्लाइवा का आना नेचुरल है, कंडीशनिंग का कोई उपयोग नहीं है, बिना कंडीशनिंग के भी फूड से स्लाइवा आएगा ही। तो फूड देख के UCS है फूड, स्लाइवा आ रहा है तो ये UCR है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। फिर बेल को ऐड कर दिया, बेल क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग के दौरान, अभी कंडीशनिंग हुई नहीं है, कंडीशनिंग के दौरान ये न्यूट्रल है, आर्टिफिशियल है, 0 प्रभाव पड़ता है, घंटी बजती है, कोई सेलिवेशन, कोई लार नहीं आती कुत्ते के मुंह से। अब थर्ड स्टेप में क्या किया, घंटी बजाई जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस था, इसको जोड़ दिया UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो कि फूड है, घंटी बजती खाना आता, घंटी बजती खाना आता, घंटी बजती खाना आता। अब क्योंकि फूड की वजह से सेलिवेशन हो रहा है, लेकिन ये फूड के साथ साथ, फूड से पहले घंटी बज रही है फिर खाना आ रहा है, घंटी बज रही है फिर खाना आ रहा है। अब कुत्ते के मुंह से अगर एक टाइम के बाद जब ये इतनी बार होगा तो सिर्फ घंटी बजेगी, खाना नहीं भी आए तब भी लार आ जाएगी। जब सिर्फ घंटी से लार आ जाएगी इसका मतलब कंडीशनिंग हो गई है, और ये जो NS था न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब ये बन गया है कंडीशनड स्टिमुलस CS, क्योंकि कंडीशनिंग करा दी है इस स्टिमुलस ने, इस बेल ने, और आपका ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया है, सेलिवेशन पहले जो नेचुरल था, इसको आप अभी भी UCR कह सकते हो, बट कंडीशनिंग हो चुकी है क्योंकि सिर्फ फूड से नहीं सिर्फ घंटी से ही आ गया है। तो ये 4 स्टेप इसके हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको क्लास आप बताइएगा, इसकी तैयारी में मतलब PPT ये वो सब में टाइम लगता ही है, बट और क्या करना है जीवन में, सीखना सिखाना ही है, और क्या रखा है, छोटा सा जीवन है। ठीक है, ये जो PDF है आज के सेशन की, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी कल सुबह तक या कल दोपहर तक, और बाकी सारी PDFs शेयर कर दी गई हैं, और वो आप देख लेना, रिवीजन के काफ़ी काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें बीच में स्लाइड्स मैंने लगा के ही इसलिए छोड़ी हैं कि आप जो है रिवाइज कर सको, नहीं तो मैं उनको हटा देती। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, लेट्स लर्न स्क्वाड सर्च कर लेना। आउट ऑफ 48 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो भी आप बता दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगी, कल सैटरडे है बट क्लास लूँ मैराथन सेशन, अगर तबीयत सही नहीं हुई तो फिर मैं मंडे लूँगी। ठीक है, UP टेट का ही, फिर हम CTET पे आएंगे वापसी। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, सी यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। अभी जितना टाइम बचा हुआ है दबा के पढ़ाई कर लो,
क्योंकि टेट एग्जाम्स का ऐसा ही है, जब आप लास्ट में भी अगर अच्छे से पढ़ लेते हो ना, हफ्ते हफ्ते भर भी पूरा टाइम देके, तो कई बार क्लियर हो जाते हैं और बहुत बार क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है और आपका अटेंशन बहुत ज्यादा हाई होता है, पढ़ने पढ़ने का जो पूरा ध्यान है ना आपका केंद्रित होता है पेपर से पहले एक जगह पे, है ना। वो लग रहा है, आपको लग रहा होगा कि मिक्स हो रहा है, सब मिक्स हो रहा है, बट हो नहीं रहा है, वो आप पढ़ो, कोई बात नहीं, पेपर में चलेगा दिमाग, ठीक है। और खुद से भी प्रैक्टिस करना, सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो हाथ नहीं चलेगा पेपर में। ये पीडीएफ इसीलिए शेयर हो रही है कि खुद से भी करो।